Yes, Siddesh, you can go ahead now. Siddesh, go ahead. जी मिलिंद, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस। थैंक यू अंकुर भाई, थैंक यू मिलिंद भाई फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हेल्थ इंश्योरेंस पे है, और पर्टिकुलरली जब हमारी किसी भी एमएफडी से बात होती है या किसी भी पर्सन से बात होती है तो जनरली वो डरते हैं कि हम हेल्थ इंश्योरेंस बेचेंगे, और अगर हम कस्टमर को क्लेम नहीं दिला पाए तो हमारा एयूएम भी साथ में उसके साथ चला जाएगा। कस्टमर के साथ अगर वो नाराज हो गया तो हमारा जो एयूएम है 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ वो उसके साथ चला जाएगा। तो सर, जो हमने यहाँ पे देखा है, सबसे मेन चीज ये है कि जो आपका नॉलेज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब एट टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग आप कस्टमर को कितना उसको नॉलेज देते हैं, कितना उसको आप शेयरिंग करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज कवर है, क्या क्या चीज नहीं कवर है। तो आज मेरी कोशिश केवल ये है कि आप लोगों को ए से लेके जेड तक हेल्थ इंश्योरेंस का जितना मैं क्लैरिटी दे पाऊं, ताकि आपको आगे सेल करने में डिसीजन अच्छी हेल्प मिले। तो सबसे पहले तो मैंने लिखा है कि स्मार्टेस्ट डिसीजन वन कैन एवर मेक। देखिए क्या होता है कि हेल्थ का क्राइसिस ऐसा होता है ना सर, जैसे आप कहीं पे जाए, आप एजुकेशन में जाएंगे तो वहां पे आपको पता है कि इतना फीस देना है, 1 लाख देना है, 2 लाख देना है, 5 लाख देना है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां पे आप एंटर हुए हो गए, और उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि वहां पे कितना पैसा लगने वाला है, कस्टमर का, आपका, कि वहां पे 5,000 में भी आपका इलाज हो सकता है, 5 लाख में भी हो सकता है, 50 लाख भी लग सकते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज है कि आपको अगर उस अनसर्टेनिटी से निकलना है तो हमें इसको हेल्थ इंश्योरेंस हमारे कस्टमर को देना चाहिए। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोग को इतना मैं एम्पावर कर पाऊं कि आप हेल्थ इंश्योरेंस को आसानी से बेच पाए। आई एम ऑडिबल? Yes, you are audible. Yeah. Yes. Actually I can't see anyone, that's why I'm asking. तो सबसे पहले हम ये देखें कि हेल्थ इंश्योरेंस करता क्या है। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंट्स यू एंड योर फैमिली फ्रॉम सफरिंग ए फाइनेंशियल लॉस एज ए रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंट, इलनेस एंड डिसेबिलिटी। हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक्सीडेंटल से कोई इंजरी हुई, आप एडमिट हुए तो वहां पे हेल्प करता है। आपको कोई इलनेस हुई, आप एडमिट हुए तो वहां पे हेल्प करता है। अगर आप डिसेबल हुए तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक पार्ट होता है पर्सनल एक्सीडेंट, तो वहां पे आपको उसको हेल्प करता है। आपको मतलब अगर पार्शियल डिसेबल हो गए तो आपको कुछ अमाउंट मिलता है। अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है तो वहां पे आपको कुछ अमाउंट मिलता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स एन इनकम व्हाइल यू आर डिसेबल्ड इन हॉस्पिटल और कवर्स द कॉस्ट ऑफ योर मेडिकल और नर्सिंग केयर। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका वहां पे काम आता है। अब सबसे पहले हमें कस्टमर को ये बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस कवर क्या करता है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस हमसे लेंगे तो क्या क्या कवर करेगा। तो सबसे पहले ये एम्बुलेंस आपका कवर करता है। एम्बुलेंट्री आउट पेशेंट केयर अगर कुछ है तो वो आपका कवर करता है, ऐसी पॉलिसी भी आती है। अगर आप रात बेरात हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी सर्विसेज भी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आप किसी सर्जरी के लिए, किसी इलनेस के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो आपको कवर करता है। अभी सर ऐसी पॉलिसीज भी आ गई जो प्रेगनेंसी, मैटरनिटी वो कवर करता है। न्यूबॉर्न बेबी किसी पॉलिसी में 16 दिन के बाद कवर है, किसी में 90 डेज के बाद कवर है। तो और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, एडवांसमेंट आते जा रहे हैं। अभी नई नई पॉलिसी ऐसी आ रही कि बिफोर बोर्न भी आप अगर आप प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी से रिलेटेड और या फिर न्यू बॉर्न जो होने वाला है उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। पहले क्या होता था, मेंटल हेल्थ या आपका जो डिप्रेशन है, बिहेवियरल जो है वो कवर नहीं होते थे। अभी ऐसी पॉलिसी आ गई कि ये सारी चीज भी, साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, ये भी सब कवर होने लगी है। साथ में इसमें अगर आप डॉक्टर ने कोई प्रिस्क्रिप्शन दी है, कोई ड्रग्स है जिसमें डे केयर वगैरह कुछ है तो वो भी इसमें कवर होने लगा है। इसके साथ रिहेबिलिटेटिव और हैबिटेटिव सर्विसेज एंड डिवाइसेज, पहले ये चीज नॉन पेबल में बहुत सारी चीजें नहीं होती थी या कुछ चीजें कवर नहीं होती थी, तो वो भी इसमें कवर होने लग गया है।
अभी मेंटल जो आपको अगर डिप्रेशन हो गया है तो वो भी इसमें कवर है। उसके बाद लेबोरेटरी सर्विसेज, आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया, आपने टेस्ट करवाया, सोनोग्राफी कराया, तो वो भी इसमें कवर होता है। प्रिवेंटिव एंड वेलनेस सर्विसेज एंड क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट, अभी इसमें आप अगर हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं तो आपका प्रिवेंटिव हेल्थ केयर भी इसमें कवर है। पेडियाट्रिक सर्विसेज इंक्लूडिंग ओरल एंड विजन केयर, इसमें क्या होता है सर कि अगर जो बच्चे हैं उनका ओरल और विजन केयर भी अगर कुछ तरीके से है तो वो भी ऐसी पॉलिसीज आ गई है जो इसमें कवर करती है, ठीक है। बट इसमें एक चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि डेंटल जो एडल्ट है उनका डेंटल है या आई से रिलेटेड जो चीजें हैं, कुछ चीजें कवर होती है, कुछ कवर नहीं होती है, तो हमें ये सारी चीज उनको बतानी है। अब हमें सबसे पहले कस्टमर को ये बताना है कि उसको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले टू फाइट लाइफस्टाइल डिजीजेस। सर अभी ऐसी लाइफस्टाइल हमारी हो चुकी है कि बीपी, शुगर, डायबिटीज ये तो एक नॉर्मल चीज हो गई, जो मतलब आप अगर देखेंगे ना तो पहले क्या होता था कि जो आदमी 50, 55, 60 का था उसी को मेडिसिन वगैरह की आपका पाउच दिखेगा। लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अगर आदमी 35 का है, 40 का है, तो उसके पास आपको मेडिसिन का पाउच दिख जाएगा। तो बीपी शुगर एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गई है, और ये जो डिजीज है वो बहुत सारी आगे जाके जो बहुत सारी क्रॉनिक और क्रिटिकल इलनेस के बेस बनते हैं, रीजन बनते हैं। दूसरा है टू सेफगार्ड योर फैमिली, हमें कस्टमर को ये बताना है कि अगर आप हॉस्पिटल में हैं, सारा फाइनेंसेस आप देखते हैं, एज ए न्यूक्लियर, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो आप हॉस्पिटल में एज ए अर्निंग पर्सन आप हॉस्पिटल में हैं, देन एक केवल हेल्थ इंश्योरेंस है जो उस समय आपके काम आएगा, क्योंकि आपकी फैमिली को 95%, 99% फैमिली को नहीं पता होता है आपके फाइनेंसेस के बारे में। तो अगर उसको पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो उस हॉस्पिटल में जा सकता है और उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को उनको देगा और एक अच्छा सा ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। टू काउंटर इन एजुकेट इंश्योरेंस कवर, अभी सर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के पास अभी बहुत सारे हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे पास तो ऑलरेडी है, या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास ऑलरेडी इंश्योरेंस होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि उनका इंश्योरेंस कितना है। मैं बहुत सारे कस्टमर्स के पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका इंश्योरेंस कितना है? यार वो तो पता नहीं, लेकिन जो भी हम इलाज होता है कंपनी से मिल जाता है हमको। तो आप अगर कल को आपका 10 लाख का क्लेम आ गया और पता पड़ा कि कंपनी का एक कोपे है या कंपनी ने एक सर्टेन लिमिट डाल रखी है आपके उसमें 3 लाख का है, 4 लाख का है, तो बाकी आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको काउंटर करता है, आप अपने जरूरत के हिसाब से एक इंश्योरेंस कवर आप ले सकते हैं टू डील विद मेडिकल इन्फ्लेशन। सर आज की तारीख में हम वैसे भी अभी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का बहुत चारों तरफ गीत गाया जा रहा है। 40 साल की इन्फ्लेशन यूएस में हो गई है, इंडिया में भी 7.8% है, लेकिन सर मेडिकल इन्फ्लेशन जो है वो इससे भी फास्ट बढ़ती है। सर मुझे ध्यान है मेरी सिटी में मैं जब डॉक्टर को ओपीडी की पर्ची बनाने जाता था तो मेरे को 50 रुपए में वो पर्ची बनती थी। आज वही डॉक्टर 250 रुपीज लेता है, अगर आप मुंबई में बात तो 1500, 2000 रुपए लेता है। तो जिस तरह से मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पास हर बार उतना फंड रहे, तो कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है हमको उस इन्फ्लेशन से डील करने में भी बहुत हेल्प करता है। टू प्रोटेक्ट योर सेविंग्स, सर हमारे एज एमएफडी हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में, क्लाइंट के लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं, उसको मकान बनाना है, चाइल्ड एजुकेशन करनी, चाइल्ड प्लानिंग, चाइल्ड का मैरिज का प्लानिंग करना, रिटायरमेंट प्लानिंग करना है। बट अभी क्या होता है सर, ये जो हेल्थ इमरजेंसी है ना सर, अनफोर्सीन है, कभी पता आपको पता ही नहीं पड़ता है कि कब ये इमरजेंसी आ सकती है, ठीक है। तो आपने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपने रख रखा है अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए, बट पता पड़ा कि आपको एक क्रिटिकल इलनेस डायग्नोस हो गई और वो सारा पैसा आपको वहां पे लगाना पड़ा। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कस्टमर की, आपके क्लाइंट की एक आपकी 10,000, 20,000 रुपए में आपका 10 लाख का इंश्योरेंस हो गया, तो आपका 10 लाख रुपया बच गया। सर इंश्योरेंस क्या है, आपने, हम जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है वो 10 लाख रुपया अगर 10,000 की एसआईपी करेगा तो 4-5 साल, 10 साल में बनाएगा। लेकिन अगर आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया ना 10 लाख का, 20 लाख का, तो आज ही आपने 20 लाख रुपए अपने लिए बना ली,
और पैसा आपको अगले 10, 20, 30 साल में चुकाना है। तो हमें कस्टमर को ये समझाना है कि आप इंश्योरेंस इज अबाउट कि आपने पहले 20 लाख रुपए बना लिए और उसके बाद आप उसके लिए पैसा दे रहे हैं, ईएमआई दे रहे हैं। और अब अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे आप पहले पैसा देते हैं, देन आपका एक एसेट बनती है टू गेट बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट। सर 100% केस में, मैं तो कहता हूँ 95 भी नहीं, 100% केस में जब किसी कस्टमर के पास अगर मेडिकल पॉलिसी होगी तो वो हमेशा हायर सेंटर की तरफ जाता है अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि उसको ये टेंशन नहीं है कि मेरे को वहां पे ज्यादा पैसा लग जाएगा। अगर आज मैं अहमदाबाद में हूँ तो मैं बॉम्बे जाने की सोचूंगा, आज मैं जैसे भीलवाड़ा में हूँ तो अगर जो भी मेरे यहाँ से पॉलिसी लेता है वो जयपुर या अहमदाबाद की तरफ जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को अगर 5 लाख भी खर्च हो गया ना तो मेरे को मेडिकल पॉलिसी मिल जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। तो हमें कस्टमर को बताना है कि इसके लिए ये सारी चीजों का आपको फायदा मिलेगा, आप इसको हेल्थ इंश्योरेंस को लीजिए। सॉरी सर, अब हम कस्टमर को तो बता देंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कितने तरह के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, क्योंकि सबसे मेन चीज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने में यही है कि हमें नॉलेज होना चाहिए। मैं सर इतने सारे लोगों के टच में हूँ जो इंश्योरेंस बेचते हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछ लीजिए तो उन्हें पता ही नहीं है। वो जो प्रोडक्ट बेचते हैं, फ्लोटर पॉलिसी या एक आध और कोई पॉलिसी अगर वो बेच देते हैं, उसके अलावा उनको कोई प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं होता। अगर कस्टमर उनसे पूछ लेना कि ये क्या है, ये क्या है, तो वो पहले अपने आरएम से, अपने एसएम से पूछेंगे, एसएम को साथ में लेके जाएंगे और फिर वो बताएंगे कि ये चीज है। तो मैंने एक कोशिश की है कि जितने टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस है वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला है अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। ये आप सिंगल पर्सन जो होता है उसके लिए सुटेबल है, जो इंडिविजुअल है, जो सिंगल है या जिसकी शादी नहीं हुई है या जिसकी कोई फैमिली नहीं है, तो उसको हम इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। सेकंड, हम फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, ये सर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है किसी भी कंपनी का हो। ये फैमिली फ्लोटर प्लान होता है जहां पे एक प्रपोजर जो है वो खुद के लिए, अपनी पत्नी के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। इवन अब तो ऐसी पॉलिसी आ गई कि आप अपने पेरेंट्स को भी एंड अपने सास ससुर को भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एक पॉलिसी में आपको सबका इंश्योरेंस मिल जाता है, इसे हम फ्लोटर प्लान कहते हैं। सपोज आपने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस लिया तो सिंगल पर्सन और एंटायर फैमिली उस 10 लाख के प्लान से इंश्योरेंस ले सकती है। थर्ड है क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। सर इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा बात करना चाहूंगा। रीजन आज के प्रैक्टिकली मैंने देखा है सर कि हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हम सब अवेयर करते हैं, लेकिन क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस इन फ्यूचर इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आने वाला है। सर एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ आपको। मेरे कस्टमर को की वाइफ को कैंसर हुआ, तो उसने क्या किया कि भीलवाड़ा से वो अहमदाबाद लेके गया। अहमदाबाद में कैंसर का सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वहां उसने इलाज कराया। जब उसने इलाज कराया तो वहां पे उसको ज्यादा खर्चा नहीं आया। उसके इलाज में टोटल लगा 50,000, 1 लाख रुपया, साल भर तक इलाज हुआ। लेकिन जो वो यहाँ से गया आया, बीच बीच में कीमो के लिए गया, वहां पे रुका, उसका उसमें खर्चा हो गया 3-4 लाख रुपया। यानी उसका जो इलाज है वो तो 1 लाख में हो गया, आना जाना जो गया या वहां रहना हुआ और भी बहुत सारी चीजों का उसको नुकसान हुआ, तो उसका कॉस्टिंग 4-5 लाख रुपए में। तो सर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मेरा आप सबसे है कि अगर हम आपने किसी कस्टमर को फैमिली हेल्थ पॉलिसी दे रखी है, इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी दे रखी है, तो आप उसको जाइए, उसको क्रिटिकल इलनेस का इंपॉर्टेंस बताइए। इसका मतलब क्या है सर कि सपोज आपने क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी ले रखी है, कोई क्रिटिकल इलनेस आपको डायग्नोस होती है, अगर आपने 20 लाख की पॉलिसी ले रखी है, तो जब आपको अगर वो पॉलिसी डायग्नोस हो गया, वो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कैंसर ही डायग्नोस हो गया, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है, वो जो डायग्नोस्टिक है, वो आप जब आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, जो भी उनका प्रोसेस है उसके हिसाब से, तो आपको एक साथ 20 लाख रुपया वो पेमेंट कर देगी। अब चाहे आपका खर्चा 20 लाख हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 करोड़ रुपया हो, वो 20 लाख रुपया आपको मिल गया। तो उस क्रिटिकल इलनेस से आपको क्या होगा सर कि आप जब क्रिटिकल इलनेस किसी को भी होती है ना, तो हायर सेंटर में जाता है, बॉम्बे जाएगा, दिल्ली जाएगा, अहमदाबाद जाएगा, तो वहां पे हॉस्पिटल का एक्सपेंसेस तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा। लेकिन वहां रहना, अगर उसके साथ जो गया वो
उसका कोई नुकसान है कि वो 1 महीना 2 महीना वहां रहना पड़ा, पीछे से बिजनेस नहीं चला, वो नुकसान हो गया, या फिर और भी कोई एक्सपेंसेस हो गए, यहाँ से वो लेके गया, तो वो सारा पैसा आपको जो है ना 20 लाख रुपया जो आपको मिला है, वहां से आपको थोड़ा बहुत उस एक्सपेंसेस की भरपाई हो जाएगी। तो एक क्रिटिकल इलनेस, मेरा एक मानना है कि हमें हमारे सारे क्लाइंट को पिच करना चाहिए जिन्होंने ऑलरेडी नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। उसके बाद हम जाते हैं सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस। सर अभी ऐसे इंश्योरेंस भी अवेलेबल है जो अबव 60 की एज पे विदाउट एनी हेल्थ चेकअप आपको हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं, ठीक है ना। तो इसको सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। फिर आगे आपका टॉप अप, सुपर टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। सर टॉप अप पॉलिसी, दिस इंश्योरेंस प्लान इज बेनिफिशियल व्हेन द सम इंश्योर्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी गेट्स एग्जॉस्टेड। अभी क्या होता है सर कि आपने पॉलिसी तो ले ली 5 लाख की, अब उसके ऊपर आप अगर चाहते हैं इन बिटवीन द ईयर कि आप चाहते हैं कि मुझे और इंश्योरेंस बढ़ाना है, तो आप उसमें सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। ये टॉप अप प्लान कैसे काम करता है सर? इसमें क्या होगा कि आपका जो बेस है, आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी है, आपका 5 लाख अगर खत्म हो गया और आपका क्लेम आया 10 लाख का, तो ऊपर का जो 5 लाख है वो आपका सुपर टॉप अप प्लान से आपको मिल जाएगा। तो और बहुत कम प्रीमियम में 20-25 लाख का इंश्योरेंस 4 जनों का 4-5 हजार में 20 लाख का इंश्योरेंस टॉप अप हो जाता है। तो ये टॉप अप प्लान भी आप अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को बेच सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी ओनली टॉप अप प्लान बेच सकते हैं, उनको वहां से मिल जाता है। आप उनको बोल दीजिए कि आप ऊपर का 20 लाख रुपया का टॉप अप ले लीजिए, ताकि अगर 4-5 लाख तो आपको उधर से मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई बड़ा एक्सपेंसेस आया तो 20 लाख रुपया केवल 4-5 हजार रुपया लग रहा है आपका, और आप 25 लाख रुपए के लिए, 20 लाख रुपए के लिए आप इंश्योर्ड है। तो हम ये भी कर सकते हैं। एक होता है सर हॉस्पिटल डेली कैश इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है सर कि ये ऐसा है कि अगर आप हॉस्पिटल में 10 दिन के लिए एडमिट हुए, तो कंपनी का एक जो इंश्योरेंस प्लान होता है वो पर डे 1000-2000 जिस हिसाब से आपने लिया, आपको जब आप क्लेम करेंगे तो आपको पर डे के 2000-3000-4000 रुपया वो इसमें इंश्योरेंस में आपको मिलेगा। तो इसको भी बोलते हैं हम हॉस्पिटल डेली कैश। आप इसको आपके जो फैमिली प्लान है उसके साथ अटैच करके भी बेच सकते हैं। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है जिसमें 3 तरह की टेबल होती है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। टेबल 1 में अगर आपको डेथ हो गई है कस्टमर की तो उसको पैसा मिलता है। टेबल 2 मतलब पार्शियल डिसेबलमेंट, आपका एक हाथ कट गया, पांव कट गया, आंख चली गई, तो एक सर्टेन सम इंश्योर्ड जो आपने ले रखा है वो आपको मिलेगा। और टेबल 3 रेस्ट। अभी क्या होता है सर, आपको एक्सीडेंट हो गया, प्लास्टर बन गया, आपका पांव टूट गया, डॉक्टर ने आपको 2 महीने का रेस्ट लिख दिया, तो आप इस जो पॉलिसी है उसमें क्लेम करके पर वीक आपको रेस्ट का पैसा मिलता है। 5,000 रुपए से लेके और 15,000, 20,000, 25,000, अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरह की पॉलिसी जाती है। तो वहां पे आप 15,000 रुपए पर वीक, अगर आपको 10 दिन का रेस्ट डॉक्टर ने लिखा है तो आपको 15,000 रुपए पर वीक, यानी 10 वीक का 1.5 लाख रुपया मिलता है। यहाँ पे पॉलिसीज है जो 52 वीक, 100 वीक्स तक इसको कवर करती है। तो एक बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम में आप कस्टमर को बहुत अच्छा इंश्योरेंस दे सकते हैं। मैंने मेरे कई कस्टमर को 23,000 रुपए में 3 साल का 1.5 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे रखा है। आप देखिए ना, 3 साल का मतलब 8,000 रुपए पर ईयर, और उसमें भी 1.5 करोड़, जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कवर है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो 1.5 करोड़ रुपए एक्सीडेंटल डेथ का मिलेगा। सर कुछ पॉलिसी ऐसी आती है जो ओपीडी को भी कवर करती है किसी किसी कंपनी में, उससे बोलते हैं आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस। एक आ गया ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे ग्रुप्स है, कंपनी है लाइक इन्फोसिस, टीसीएस या छोटी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयज का भी जो ग्रुप का है हेल्थ इंश्योरेंस किसी से टाई अप करके वो करती है, तो वो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस वो होता है। डिजीज स्पेसिफिक, अभी सब बहुत सारी कंपनियां जो अपनी शाही कंपनियां हैं जो केवल ओनली हेल्थ करती है, जैसे स्टार है, केयर है, नेवा बूपा है, तो इनके पास बहुत सारे जैसे कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसीज भी है। आपको कोरोना, जब कोरोना था तो कोरोना कवच पॉलिसीज भी थी। अगर किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज की पॉलिसी अलग से है जो इंस्टेंटली कवर हो जाता है। तो आप मतलब ऐसे डिजीज स्पेसिफिक
पॉलिसीज भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको ऐसा कोई कस्टमर मिलता है जिसका बाईपास हो चुका है या जिसका स्टंट लग चुका है, उसे भी हम पॉलिसी दे सकते हैं। बट क्या होता नहीं कि हमको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं होता है कि ऐसी पॉलिसीज होती है। हम इतना कंफर्टेबल होते हैं कि जो हम बेच रहे हैं ना वही बेचते जाते हैं। एक है सर ओवरसीज ट्रेवल इंश्योरेंस। सर अभी आप देखिए कि ट्रेवल का कितना बूम है, तो हम हमारे यहाँ पे जो आपके सराउंडिंग में है, आपका जो ट्रेवल एजेंट है, अच्छे ट्रेवल एजेंट से हम टाई अप कर सकते हैं, जो उनके कस्टमर जाते हैं उनका वो ट्रेवल इंश्योरेंस करवाते हैं। तो आप उनका ट्रेवल इंश्योरेंस कर सकते हैं, जिसमें अगर उसका वहां पे सपोज वो यूएस गया या दुबई गया, वहां पे अगर कुछ हो गया उसको, तो वहां पे उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसका बैगेज लॉस्ट हो गया तो उसका कुछ इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसका अगर पासपोर्ट खो गया है तो उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है। अगर उसका फ्लाइट कैंसिल होगी तो भी इंश्योरेंस कवर होता है। तो हमें इतने टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हम कैसे भी हम एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी इनमें से कुछ दे सकते हैं और नए कस्टमर को भी बहुत सारे प्लान्स दे सकते हैं। आई थिंक आई एम ऑडिबल एंड क्लियर नाउ सर। हम लोग अब आते हैं बेसिक की टर्म्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सर एज ए एमएफडी हमें म्यूचुअल फंड के बारे में तो बहुत नॉलेज है। अभी क्या होता है सर, हम क्यों घबराते हैं, क्योंकि हमें की टर्म्स ही हेल्थ इंश्योरेंस की पता नहीं होती कि क्या चीज कवर करती है क्या नहीं करती। तो मेरी एक कोशिश है कि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या टर्म्स होते हैं, उसका मतलब क्या होता है। सबसे पहली टर्म्स होती है सर हॉस्पिटलाइजेशन। सर हॉस्पिटलाइजेशन मतलब अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस कब एक्टिव होता है, जब आप 24 आवर्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उसे कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन। फॉर गेटिंग द क्लेम, द हॉस्पिटलाइजेशन इज द मस्ट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमें 24 घंटे हमें कस्टमर को बताना है कि अगर आप 24 घंटे आप एडमिट होंगे तो ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट होगा, आप क्लेम कर पाएंगे। सर एक दूसरा टर्म होता है को पेमेंट। सर बहुत सारी पॉलिसीज में को पेमेंट होता है। को पेमेंट मतलब क्या हो गया सर, लाइक अगर हम सीनियर सिटीजन पॉलिसी की बात करें तो सर्टेन कंपनीज आपको सीनियर सिटीजन प्लान देती है, देन उसमें क्या करती है कि वो को पेमेंट लगाती है। को पेमेंट का मतलब वो हो गया कि अगर 100 रुपए का आपका क्लेम आया है, अगर उसमें 70-30 का को पे है तो 70 रुपया इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे करेगी, 30 रुपीज जो इंश्योर्ड है, जो प्रपोजर है, उसको पे करना है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हम कोई भी पॉलिसी बेचे तो उसमें अगर कोई कोपे है तो हम कस्टमर को पहले से ही बता दें। तो को पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको ऑन बोर्डिंग के टाइम ही कस्टमर को बताना है कि अगर कोई को पेमेंट उस पॉलिसी में है तो ये उसको पहले ही बताना है, ताकि एट द टाइम ऑफ क्लेम कस्टमर आपसे नाराज नहीं हो, ये नहीं बोले कि आपने मुझे ये बताया नहीं था। क्यूमुलेटिव बोनस और नो क्लेम बोनस, हम इसको दोनों बोल सकते हैं। बहुत सारी पॉलिसी में बोनस अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई पॉलिसी 20% देती है, कोई 50% देती है, कोई अगले साल ही 100%। बोनस का मतलब क्या हो गया सर, कि आपने कस्टमर को पॉलिसी दी, कस्टमर ने क्लेम नहीं लिया, तो कस्टमर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। कस्टमर को भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना क्लेम नहीं लेने का। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी उनको बोनस देती है। अगर आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है और अगर कोई पॉलिसी है जिसमें 50% एनसीबी है, तो आपका जो इंश्योरेंस है नेक्स्ट ईयर 7.5 लाख का हो जाएगा, आपका 2.5 लाख रुपए का बोनस ऐड हो जाएगा। तो इसको क्यूमुलेटिव बोनस, ये चीज भी आप कस्टमर को बताइए। और सबसे पहले आप खुद देखिए कि आप जो पॉलिसी बेचे उसमें बोनस कितना है और आप कितना जाता है। किसी किसी पॉलिसी में 100% तक बोनस जाता है, किसी में 50% तक जाता है, किसी में 150% तक भी बोनस जाता है। डिडक्टिबल, सर जैसे अभी टॉप अप पॉलिसी की हमने बात की थी, तो जब भी टॉप अप पॉलिसी होती है तो उसमें हमें मेंशन करना पड़ता है डिडक्टिबल। डिडक्टिबल सॉरी, डिडक्टिबल मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टॉप अप पॉलिसी दी है तो 20 लाख की अगर आपने टॉप अप पॉलिसी ली है और बेस्ट पॉलिसी आपकी 5 लाख की है, तो आपका जो डिडक्टेबल आपने 5 लाख का लिया है, तो जो टॉप अप पॉलिसी है आपको क्लेम 5 लाख खत्म होने के बाद देगी। अब अगर आपने ओनली टॉप अप पॉलिसी ले रखी है और डिडक्टेबल 3 लाख का है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका क्लेम 5 लाख का है तो 3 लाख तो आपको देना है, उसके ऊपर का जो क्लेम है 2 लाख का वो आपके जो सुपर टॉप अप प्लान है उसमें से मिलेगा।
ऐसे ही सेम अभी बहुत सारी पॉलिसी बेस प्लान भी ऐसे लॉन्च हुए हैं जिनमें अगर आप डिडक्टेबल ऑप्ट करते हैं तो आपका जो प्रीमियम है काफी कम हो जाता है। अभी एक कंपनी ने एक प्लान लॉन्च किया है 2 महीने पहले, उसमें अगर आप जाएंगे 25 लाख का इंश्योरेंस मेरी एज में 39 की एज में 2+2 40,000 रुपया है। लेकिन अगर मैं उसमें डिडक्टेबल 1 लाख रुपए का ले लेता हूँ, यानी अगर 5 लाख का क्लेम आया तो एक मेरे को देना है, बाकी 4 कंपनी देगी, तो वो मेरा प्रीमियम घट के 40 का 20,000 हो जाता है। यानी सर बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर हैं जो पैसा दे सकते हैं 1 लाख 2 लाख से, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर उनको प्रीमियम कम करना है तो हम उनको डिडक्टेबल वाला प्लान भी दे सकते हैं, लेकिन आप उनको एट द टाइम ऑनबोर्डिंग जरूर बताइए ये चीज को। डिपेंडेंट्स, सर एक डिपेंडेंट्स ये भी परिभाषा है डिपेंडेंट कि अगर आपका प्रपोजर, आप जैसे मेरी पॉलिसी में मैं हूं तो मेरी हस्बैंड, मेरा जो स्पाउस है, मेरे बच्चे हैं जो 25 ईयर्स से बिलो है तो वो डिपेंडेंट कहलाते हैं। अगर मेरे पेरेंट्स भी उसमें इंक्लूड है और वो डिपेंडेंट है तो मेरे पेरेंट्स को भी मैं उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ, तो वो भी डिपेंडेंट है। एक्सक्लूजन, सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पे सबसे ज्यादा क्लेम में दिक्कत है। बहुत सारी पॉलिसीज में 1 ईयर 2 ईयर 4 ईयर के एक्सक्लूजन होते हैं, मतलब जो पॉलिसीज है उन चीजों को कवर नहीं करती है। तो हमें सबसे ज्यादा ये चीज का ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज कवर नहीं हो रही है। जो कवर हो रही है वो हमें ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जो कवर नहीं है वो आप सबसे पहले कस्टमर को बताइए कि क्या चीज कवर नहीं है। इसकी डिटेल्स में आगे लेके आऊंगा, एक्सक्लूजन 1 2 ईयर और 4 ईयर के एक्सक्लूजन क्या होते हैं। ग्रेस पीरियड, सर इंश्योरेंस, हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड भी होता है। ये हमें कस्टमर को नहीं बताएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे कस्टमर की आदत होती है ग्रेस पीरियड को यूज करने की। लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें 15 दिन, किसी पॉलिसी में 1 महीना, किसी किसी पॉलिसी में 4 महीने का भी ग्रेस पीरियड होता है। लेकिन हम अपने कस्टमर को ये जरूर बताएं कि ग्रेस पीरियड में आपका इंश्योरेंस कवर नहीं है। ग्रेस पीरियड में आप रिन्यूअल करेंगे तो आपकी पॉलिसी कंटिन्यू मानी जाएगी, लेकिन आपका इंश्योरेंस कवर नहीं होगा। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, अगर आपने आज पॉलिसी ली है उसके पहले आपका कोई डायग्नोसिस हो चुका है डिजीज, तो उसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। अगर आप किसी के रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं बीपी की, शुगर की, और आपका अगर कोई सर्जरी हो चुकी है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, मतलब जो आपको डायग्नोसिस हो चुका है, तो उसके पीईडी बोला जाता है, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो ऑलरेडी डिजीज है आपकी। तो ये भी हमें कस्टमर को बताना है, उससे डिक्लेयर करवाना है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज अलग अलग पॉलिसी में अलग अलग टाइम पे कवर होती है। मैक्सिमम पॉलिसी में 4 साल बाद कवर होती है। कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई जहाँ एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप 1 साल बाद भी कवर करवा सकते हैं। नेटवर्क, सर नेटवर्क हॉस्पिटल, ये हम पॉलिसी में कैशलेस के लिए काम आता है। बहुत सारी, हर कंपनी का अपने अपने नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं जिनका उनके साथ टाइप होता है। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स का भी हमारे पास लिस्ट होना चाहिए, और हमें भी ध्यान होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारी सिटी में कौन कौन से हॉस्पिटल हैं जो नेटवर्क हॉस्पिटल में है। सम इंश्योर्ड, आपने अगर 5 लाख का 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो उसे सम इंश्योर्ड बोला जाता है। वेटिंग पीरियड, सर जब हम कस्टमर को पॉलिसी देते हैं ना, तो हर एक पॉलिसी में अलग अलग वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे अगर हम किसी को नई पॉलिसी दी तो 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है फॉर इलनेस, कवरेज ऑफ इलनेस, और अगर एक्सीडेंटल है तो पहले दिन से कवर हो जाता है। तो हमें यह भी ध्यान होना चाहिए किस चीज के लिए कितना वेटिंग पीरियड है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें 2 साल का वेटिंग पीरियड या एक्सक्लूजन होता है। लाइक अगर जो एज से रिलेटेड हो गई, या जो रातों रात नहीं होती, हर्निया हो गया, पथरी हो गई, अपने यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, ईएनटी से रिलेटेड हो गया, तो उनमें वेटिंग पीरियड होता है। तो ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। जस्ट लाइक एक्सक्लूजन, हमें कस्टमर को सबसे पहले ये बताना है कि क्या कवर नहीं होगा। कवर होगा तो हम बाद में बता देंगे। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस प्री मतलब ये हो गया सर कि आज अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो तो ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठे और जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। आप कहीं ना कहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आप सुबह उठे, सर्दी जुकाम हुआ या कोई दर्द हुआ, आपको पेन हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने टेस्ट किया, दवाई दी,
10 दिन तक आपने दवाई ली, मेडिसिन ली, आपका ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने बोला आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो जब हॉस्पिटल से एडमिट हुए उसके पहले अगर आपका कोई एक्सपेंसेस हुआ है, उसे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। और जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं उसके बाद कोई एक्सपेंसेस हुआ है तो उसे पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोला जाता है। अब अलग अलग पॉलिसीज में ये अलग अलग है। कुछ पॉलिसी प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 60 डेज का कवर करते हैं, कोई 180 डेज तक भी कवर करते हैं प्री, और पोस्ट में भी 190 डेज से लेके 60 डेज से लेके 90 डेज तक और 180 डेज तक का अगर एक्सपेंसेस है आपका डिस्चार्ज होने के बाद तो वो एक्सपेंसेस कवर किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। ऑटो रेस्टोरेशन एंड रिचार्ज, सर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑटो, अब इसको मैं सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ। अगर आपको ये सबको तो ये पता है कि पॉलिसी जो होती है वो 1 साल की होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए आपका कस्टमर है, उसका कोई क्लेम आया चौथे महीने में, उसने जनवरी में ली, उसका क्लेम आया अप्रैल में, उसकी 5 लाख की पॉलिसी थी आपने, और उसका अप्रैल में आया क्लेम और 5 का 5 खत्म हो गया, तो बाकी के 8 महीने उसके पास कोई इंश्योरेंस नहीं बचा क्योंकि उसने लिया था 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तो उस केस में क्या होता है सर कि अभी बहुत सारी मैक्सिमम पॉलिसीज में ऑटो रिस्टोरेशन या रिचार्ज, अलग अलग नाम बोल सकते हैं, आ गए हैं। उसमें क्या होता है बाकी की रेस्ट पीरियड के लिए आपका सेम इंश्योरेंस अगर 5 लाख है तो 5 लाख का इंश्योरेंस वापस एक्टिवेट हो जाता है अब, और विदाउट एनी प्रीमियम, ठीक है। तो इसको रिस्टोरेशन बोलते हैं। अब अलग अलग हम पॉलिसी वाइज बात करें तो किसी में सेम इलनेस भी कवर है, किसी पॉलिसी में सेम इलनेस कवर नहीं है, तो ये भी हमें कस्टमर को बताना है। ये सब जो टर्म्स में बता रहा हूँ सर ये आप कस्टमर को बताइए, या आप जितना ऑन बोर्डिंग के टाइम एक्सप्लेन करेंगे आपके, तो उतना ही आपको क्लेम में प्रॉब्लम नहीं आएगा। नो क्लेम बोनस, क्यूमुलेटिव बोनस और नो क्लेम बोनस वन ऑफ द सेम थिंग है। डे केयर, सर अभी क्या होता है 600 तरह की ऐसी सर्जरीज हैं जहाँ पे आप सुबह गए और शाम को सर्जरी हुई और शाम को आपको छुट्टी हो गई, जैसे मोतियाबिंद हो गया, कैटरेक्ट का हो गया और बहुत सारे। तो ऐसे सारे सर्जरीज भी आज की तारीख में हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होती है। उन सर्जरीज में 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे ये डे केयर भी आपको कस्टमर को बताना है, ये सबको बोलते हैं डे केयर सर्जरी। नॉन पेबल्स एंड कंज्यूमेबल्स, सर ये एक हम है ना, मतलब आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेज में अगर आप रीइंबर्समेंट में गए तो 5-10% कस्टमर का पैसा कट के रीइंबर्स होता है। कारण कि अगर आपकी पॉलिसी में नॉन पेबल्स कवर नहीं है तो ऐसे 199 आइटम्स हैं जिनका पैसा कंपनीज काटती है। लाइक आपका अगर जैसे कोविड के टाइम में पीपीई किट हो गया, ग्लव्स हो गए, अभी बेबी पाउडर हो गए, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, तो वो चीजें नहीं मिलती है। तो ये भी हमें, या तो हम कस्टमर को ऐसी पॉलिसीज दें जिसमें नॉन पेबल्स कवर हो, और अगर नहीं, बहुत सारी पॉलिसीज में आजकल राइडर्स आते हैं जिनमें हम नॉन पेबल्स के लिए 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा लेके उनको कवर कर सकते हैं। तो आप नॉन पेबल्स को कवर करवाइए या कस्टमर को बताइए कि इन चीजों का पैसा नहीं मिलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इनका मिले तो आप ये वाला प्लान ले लीजिए। क्लेम, सर अगर कस्टमर हॉस्पिटलाइज हुआ है और उसने कंपनी से पैसा मांगा है तो क्लेम, मतलब आप इंश्योरेंस के अगेंस्ट में जो आप कंपनी से पैसा उठाते हैं एट द टाइम ऑफ बीमारी, इलनेस, तो उसे क्लेम बोला जाता है। जोन बेस्ड प्राइसिंग, सर हर कंपनी में मैक्सिमम पॉलिसी में जोन बने हुए हैं। इंडिया में 3 जोन बने हुए हैं, जोन ए, बी और रेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो एंटायर जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, जोन ए में आता है, तो उसमें प्रीमियम ज्यादा आती है। उससे कम प्रीमियम अगर गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो वो जैसे 4-5 सिटीज है वो जोन बी में आती है, और जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो जोन सी में आती है। तो इन तीनों में अगर आपके कस्टमर जोन ए में रह रहा है तो सेम पॉलिसी का प्रीमियम उसको ज्यादा देना पड़ेगा कंपेयर टू जोन रेस्ट ऑफ इंडिया, जोन सी वाले में। तो जोन बेस्ड प्राइसिंग होती है।
पॉलिसी का। हेल्थ चेकअप, बहुत सारी पॉलिसियां हेल्थ चेकअप देती है, ठीक है। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। तो आप ये कस्टमर को, ये एक आपकी सर्विस का पार्ट है, आप कस्टमर को रिमाइंड कराइए कि आपका हेल्थ चेकअप ड्यू है, आप हेल्थ चेकअप लीजिए। और अभी ऐसी पॉलिसी अभी आ गई, आपने क्लेम लिया है या नहीं लिया है, रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको हेल्थ चेकअप मिलता है। तो आप कस्टमर को फायदा दिलाइए। तो कस्टमर आपकी, अभी बहुत सारे एजेंट है जिनको नहीं पता है, और जिस एजेंट को पता होता है वो उसका फायदा उठा लेता है। तो आप अपने कस्टमर को हमेशा बताइए कि हेल्थ चेकअप आपका ड्यू है, आप हेल्थ चेकअप यहाँ पे करवा सकते हैं। सर ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेज, अभी ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेज, अब इसमें क्या है सर कि आपने अगर किसी से किडनी ली है या लीवर लिया है, तो उस ऑर्गन डोनर का इंश्योरेंस हो या नहीं हो, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके ऑपरेशन का खर्चा कंपनी सर्टेन लिमिट तक एज पर पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन देती है। तो हमें इसके बारे में भी ध्यान होना चाहिए। वेलनेस प्रोग्राम, सर जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ते जा रहे हैं तो वेलनेस प्रोग्राम भी हर कंपनी के पास है। आप एक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और आप अगर पैदल चलते हैं, आप अगर रेगुलर टेस्ट करवाते हैं तो नेक्स्ट प्रीमियम में आपको 10% से लेके 50% तक के डिस्काउंट मिलते हैं एज पर पॉलिसी टर्म। तो हमें ये सर्विस भी उनको बताना है। ऐसा नहीं है कि केवल हमने प्रीमियम ले लिया और बस हो गया। हम अगर उनको बताएंगे, अगर उनको हमने 5% 10% का भी फायदा करवा दिया है, तो ये हमारा एक सर्विस में बहुत बड़ा पार्ट होता है। न्यू बॉर्न कवर, न्यू बॉर्न कवर भी अभी बहुत सारी पॉलिसीज में आता है। न्यू बॉर्न, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू बॉर्न में हर पॉलिसी में कुछ ना कुछ लिमिट होती है, और हर पॉलिसी में कोई 91 डेज के बाद कवर करता है, कोई 16 डेज के बाद कवर करता है। और अभी ऐसी पॉलिसीज भी आ गई जो प्रेगनेंसी के टाइम से भी, अगर प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चे को अंदर की तकलीफ है तो भी कवर करती है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, तो लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर हमने 1 साल की पॉलिसी की बजाय आपने उसको 2 साल 3 साल की पॉलिसी बेची है, तो आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है। तो इससे आपको क्या फायदा है, आपको बड़ा प्रीमियम एक साथ मिल गया, और कस्टमर को भी 10-15% का फायदा मिल गया। और इन बिटवीन आप है ना ऐसे कस्टमर को ढूंढिए, हर 5 साल में का ब्लॉक होता है इंश्योरेंस में। तो अगर कोई कस्टमर आपका 34 में है या 35 में है और नेक्स्ट ईयर उसका प्रीमियम बढ़ने वाला है, तो आप पुश कीजिए कस्टमर को कि वो 3 साल की पॉलिसी ले ले, ताकि क्या होगा कि उसका जो प्रीमियम है 2 साल बाद, 1 साल बाद जो बढ़ने वाला है, वो 2 साल का उसको फायदा मिल जाएगा। और प्लस आपको भी ये फायदा मिल जाएगा कि आपकी 3 साल की पॉलिसी का प्रीमियम एक बार में आ गया, तो आपको उसको 3 साल के लिए रिन्यूअल के लिए उसको रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका भी सर्विसिंग बचेगा। रूम रेंट, सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रूम रेंट, क्योंकि अगर आप, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी अलाउ करती है 5,000 रुपए पर डे का रूम, और आपने अगर 10,000 रुपए का ले लिया, तो प्रपोर्शनेट आपका सारा क्लेम कटता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप 5,000 का रूम आप लेते हैं तो जो डॉक्टर है उसकी विजिटिंग फीस उसके हिसाब से चार्ज करता है। अगर 10,000 का रूम लेते हैं तो डॉक्टर की विजिटिंग फीस भी उसके हिसाब से चार्ज होती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, इसका मतलब ये हो गया सर कि अगर आप हॉस्पिटल गए, वहां पे रूम अवेलेबल नहीं है, वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे घर पे इलाज लेते हैं, तो वो भी कवर होता है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। आयुष ट्रीटमेंट, यूनानी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा, ये ट्रीटमेंट अगर आप जो भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है उनसे आप लेते हैं, तो वो भी आज की तारीख में पॉलिसीज में कवर होता है। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और सर सबसे इम्पोर्टेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट, मैं 100% श्योर हूँ कि सर मैक्सिमम लोगों को, मैं मेरे एरिया में मैं जितने एजेंट से मिलता हूँ, जितने हेल्थ प्लानर से मिलता हूँ, कोई भी मॉडर्न ट्रीटमेंट के बारे में नहीं जानता है। सब मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या है, अब मैं जैसे बताता हूँ। ओरल कीमोथेरेपी का नाम आप सबने सुना है, लेकिन ओरल कीमोथेरेपी होती है, ठीक है ना, वो मॉडर्न ट्रीटमेंट हो गया। रोबोटिक सर्जरी हो गई, स्टेम सेल थेरेपी हो गई। ऐसे 10-15 तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट है जो बहुत एक्सपेंसिव है। जी सर।
ऐसे बहुत सारे जो ट्रीटमेंट है वो एक्सपेंसिव है और बहुत सारी पॉलिसीज में वो कवर नहीं है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं है पॉलिसी में। इन्हें मॉडर्न ट्रीटमेंट कहा जाता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ मेरे कस्टमर का। सर उसका 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस था, ठीक है। उसे लुकेमिया मतलब ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ, तो वो डॉक्टर के पास गया। तो सर आपको पता है कीमोथेरेपी होती है, जनरली आप जाएंगे डॉक्टर के पास, वो एडमिट करेगा, दिन भर एडमिट करेगा, कीमोथेरेपी करेगा, शाम को आपको छोड़ देगा, कीमोथेरेपी होगी। सर अभी नया आ गया है कीमोथेरेपी की जगह ओरल कीमोथेरेपी। वहां पे आपको एक पिल्स दी जाती है कीमो की, जिसका प्राइस होता है 5000 रुपीज। ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको एडमिट नहीं होना है हॉस्पिटल में, आपको 5000 रुपए पर डे की पिल लेनी है घर पे बैठे बैठे। साल 1.5 साल तक वो ट्रीटमेंट चलेगा। तो महीने का कितना एक्सपेंसेस हुआ सर? 1.5 लाख रुपया, ठीक है। तो अब ये मॉडर्न ट्रीटमेंट आ गया है। अब उसे पता पड़ा कि उस 25 लाख की पॉलिसी में वो केवल 2 लाख रुपया ही कवर है। सर 2 लाख रुपया तो कस्टमर वैसे भी दे सकता था ना। तो अब आपने 25 लाख की पॉलिसी तो ले ली है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपका मॉडर्न ट्रीटमेंट उसमें कवर है कि नहीं है। कि प्रॉब्लम कब आएगी? जब आपको 20 लाख खर्च होगा, और जब आपको पता है कि मेरी 25 लाख की पॉलिसी, लेकिन जो मैं ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ उसमें कवर नहीं है। तो ये आज की तारीख में सर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप अपनी पॉलिसीज में देखिए कि मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है कि नहीं है, और कस्टमर को भी अवेयर कराइए, क्योंकि वो पॉलिसी ले रहा है ना। आज की तारीख में सर कोई भी कस्टमर 1 लाख 2 लाख रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसका 20 लाख रुपया 25 लाख रुपया लग गया ना, तो उसका सारा फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म हो जाएगा। तो एक मॉडर्न ट्रीटमेंट को भी आप मॉडर्न ट्रीटमेंट या इसको एडवांस ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, तो आप उसको देख सकते हैं। आई थिंक यहां तक सबको समझ में आया होगा। चलिए सर अब हम जाते हैं जनरल एक्सक्लूजन्स पे। हमें सबसे पहले ये चीज हमें ध्यान, हेलो, Yes, yes, it is. Go ahead. ओके। जनरल एक्सक्लूजन सर हमें अब जो सबसे पहले जो हमें जानने है कि जो चीज जनरल एक्सक्लूजन है ना, वो क्या है, वो हमें ध्यान रखने ताकि हम कस्टमर को बता सके, ठीक है ना। अभी जैसे आपका कॉस्मेटिक सर्जरी हो गई, वो कवर नहीं होता, वो ऑलवेज आपको उसके लिए क्लेम नहीं मिलेगा। डेंटल ट्रीटमेंट अगर एक्सीडेंटल के अलावा है तो उसके लिए क्लेम नहीं मिलता है। ट्रीटमेंट टेकन आउटसाइड द कंट्री, अगर आपकी कोई पॉलिसी ऐसी है जो ग्लोबल कवर करती है तो ठीक है, बाकी अगर कोई आदमी आउट ऑफ इंडिया जाके ट्रीटमेंट लेता है तो उसे क्लेम नहीं मिलेगा। अनप्रूवन और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। अब सर अभी जैसे आपने देखा होगा कोरोना में बहुत सारे लोगों के क्लेम कटे हैं, तो वहां पे जो सबसे मेन एक्सक्यूज जो इंश्योरेंस कंपनीज के थे वो ये थे कि भैया जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये कोरोना में सर प्रॉब्लम क्या था कि कोई ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं था, सब अपने हिसाब से ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो अनप्रूवन और एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स भी कवर नहीं होते हैं। फिर एनी केस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू क्रिमिनल एक्ट्स, अगर आपने क्रिमिनल एक्ट कोई है उसके कारण से आपका क्लेम अराइज हुआ है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है। रिफ्रैक्टिव एरर करेक्शन, हियरिंग इंपायरमेंट करेक्शन, वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी टाइप का, या अभी जैसे आंखों में आपने लेंस लगाना है तो वो कवर नहीं होता है। सब्सटेंस अब्यूज, कोई इस तरीके से आपने खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो वो भी इसमें जनरल एक्सक्लूजन्स में आते हैं। तो सर हमें ये एक्सक्लूजन्स पता होने चाहिए। अभी एक्यूप्रेशर है, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर है, मैग्नेटिक है, ये भी जनरल एक्सक्लूजन्स में आते हैं, अभी तक पॉलिसी में कवर नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो सर हमें एज ए एमएफडी, एज ए हेल्थ प्लानर, हमें सबसे पहले एक्सक्लूजन्स पता होने चाहिए। सर कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन्स ही है, जैसे स्लीप एप्नोया, पार्किंसंस, अल्जाइमर, एपिलेप्सी,
congenital heart disease, hepatitis B, HIV and AIDS, loss of hearing and other physical disability. तो इन जनरल अगर जिन लोगों को हो तो इनको या तो पॉलिसी नहीं मिलती है या इनको कवर नहीं होता है। सर अब ये एक 1 और 2 ईयर के एक्सक्लूजन है, यानी ये कवर तो होंगे लेकिन एक सर्टेन पीरियड के बाद होंगे। लाइक स्टोन इन यूरिनरी सिस्टम, अगर आपको पथरी है तो वो 2 साल के बाद होता है कवर। किसी पॉलिसी में 1 साल है, किसी में 2 साल है, मैक्सिमम पॉलिसी में आपको 2 साल बाद कवर होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फिस्टुला है, फिशर है, कैटरेक्ट है, जो मैंने आर्थराइटिस है, अभी बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2 साल ये कवर नहीं होगा। हर्निया हो गया, ये सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि जो आप रात को सोए सुबह डिजीज हो गई और ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई। अभी आपका अगर किसी को सॉरी नी रिप्लेसमेंट करना है तो ऐसा नहीं है कि आज मेरे घुटनों में दर्द हो गया मैं जाके कल नी रिप्लेसमेंट करा लूंगा। मैं सबसे पहले डॉक्टर को दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा फिजियोथेरेपी की, दवाइयों की, जो भी है। एट लास्ट जब बहुत टाइम है कुछ नहीं हो रहा है फिर मैं नी रिप्लेसमेंट के लिए जाऊंगा। तो सर ये ऐसे एक्सक्लूजन होता है जो रातों रात नहीं आते हैं, रातों रात ये बीमारी नहीं आती। अगर आपको पथरी हुआ है तो ऐसा नहीं कि आप आज जाके ही आज पथरी डायग्नोस और आप जाके करवा लेते हैं, ऑपरेशन की स्टेज बहुत बाद में आती है। तो ये हो गया। डायबिटीज, अगर कोई है ऐसी पॉलिसी जो डायबिटीज वगैरह को भी 2 साल बाद कवर करती है, अगर वो पीईडी नहीं है तो, पीईडी है तो 4 साल बाद कवर होगी। ठीक है, तो ये नी रिप्लेसमेंट हो गया। ये इस तरह के 10, 15, 20 तरह की जो बीमारी होती है उन्हें आप कस्टमर को बताइए कि आपको 2 साल बाद कवर होगी। ठीक है सर। अब इसमें कुछ पॉलिसी में 4 साल का एक्सक्लूजन भी होते हैं, वो एक्सक्लूजन होते हैं प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज मतलब हो गया कि आज आप पॉलिसी ले रहे हैं, आपको अगर बीपी शुगर है तो 5वां साल जब पॉलिसी होगा तब वो कवर होगा। ठीक है, तो आपको कस्टमर से जब आप फॉर्म भरवाते हैं तो जो आपका प्रपोजल फॉर्म है वो बाइबल है, गीता है वो। अगर वो आप बिल्कुल सही भरवाइए, कोशिश कीजिए सब चीज को वो नोट करे, नोट करवाए। कोई इसके अंदर मेडिकल हिस्ट्री है तो वो भी आप उसको नोट करवाइए। अगर कोई वो दवाई ले रहा है, कभी उसका एक्सीडेंट हुआ था, कोई रोड डली थी, फ्रैक्चर हुआ था, तो वो भी आप उसमें लिखाइए। नाउ सर, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बेनिफिट क्या है, मतलब आपको क्या मिलता है। रूम रेंट, आप जो रूम में जाते हैं, अभी अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं तो आप सोचेंगे मैं वार्ड में जाऊं कि रूम में जाऊं। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस तो आप अच्छे रूम में जा सकते हैं। मेडिसिन एंड ड्रग बिल, मेडिसिन का बिल का पैसा मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस में। डॉक्टर फी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फी का पैसा मिलता है। ऑल टाइप्स ऑफ एक्सरे डायग्नोस्टिक का पैसा मिलता है। ऑपरेशन थिएटर के चार्जेस का पैसा मिलता है। ब्लड, ऑक्सीजन एंड एनेस्थीसिया एक्सपेंसिव वो भी मिलता है। एम्बुलेंस, इवन एयर एम्बुलेंस का भी पैसा मिलता है। कैशलेस क्लेम बेनिफिट मिलता है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। 80D के अंदर 80C का जो हम ELSS बेचते हैं 1.5 लाख के अलावा हम 25,000 का 80D का टैक्स बेनिफिट भी हम कस्टमर को दे सकते हैं। बेटर एंड टाइमली मेडिकल केयर भी मिलती है, अगर हमारे पास पॉलिसी है तो हम टाइमली बड़े सेंटर में जाके मेडिकल केयर कर सकते हैं। और सर सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड कस्टमर को मिलता है कि उसे पता है कि अगर मैंने 20 लाख की 25 लाख की पॉलिसी ले रखी है तो मुझे अगर मेरा 20 लाख तक का खर्चा भी आ जाए तो मुझे मेरा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट, मेरे को प्लॉट या मेरा FD तोड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास 25 लाख तक का मैं सिक्योर हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब सर एज ए MFD हम कैसे अच्छा प्लान चूज कर सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं। तो सर सबसे पहला इसमें है कि जो ऐसा प्लान हमें चूज करना है जो लार्ज नंबर ऑफ क्रिटिकल इलनेस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करे। सर क्या होता है सर, 1-2 लाख रुपए का अगर क्लेम आ जाएगा ना आपके कस्टमर का तो 4-5 लाख रुपए तक का क्लेम कस्टमर आराम से दे सकता है, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग में इतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उसको बड़ा क्लेम आ गया, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई तो उसे बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसा प्लान आप कस्टमर को दे जो मैक्सिमम क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करे। तो आज की तारीख में हम कैंसर की बात करें तो
हर छठे सातवें आदमी को कैंसर डायग्नोस हो रहा है। अब कैंसर का खर्चा काफी आता है, तो हमें एक ऐसा प्लान देना है जो क्रिटिकल इलनेस को कवर करे। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज योर हेल्थ कवर, जो प्लान फ्लेक्सिबिलिटी दे, ऐसा प्लान हमें देना है। नो इंक्रीज इन प्रीमियम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म इवन इफ यू हेल्थ कंडीशन चेंज। अगर सपोज आज मैं स्वस्थ हूँ, 2 साल बाद मुझे बीपी होता है, मेरी हेल्थ कंडीशन चेंज हो गई है, तो हमें ऐसा प्लान देना है कि आपकी हेल्थ कंडीशन भले ही चेंज हो जाए लेकिन आपकी प्रीमियम चेंज ना हो। ठीक है। लॉन्ग पॉलिसी टर्म डेट कवर्स यू इवन इन द ओल्ड एज। हमें ऐसा प्लान देना है जो जब आपने एक बार ले लिया तो टिल द एंड ऑफ योर लाइफ वो प्लान आपको कवर करे। ऐसा नहीं हो कि टिल 70 आफ्टर 75 वो बोले कि नहीं अब आपको कवरेज नहीं मिलेगा। तो हमें एक बार हमने प्लान ले लिया, वो प्लान हमें लॉन्ग टर्म तक कवर करना चाहिए। और हमें ऐसी पॉलिसीज, ऐसे प्रोडक्ट बेचने चाहिए जहां पे आपका लार्ज हॉस्पिटल नेटवर्क हो, ताकि ये हमारे लिए भी अच्छा है कि जितना हम कैशलेस दे पाएंगे उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। तो जितना हॉस्पिटल, क्योंकि कैशलेस में बहुत आसानी से क्लेम सेटल हो जाते हैं। सर ये टैक्स बेनिफिट है। अगर कोई बंदा अपने और अपनी फैमिली के लिए लेता है तो उसको 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एज ए MFD में ध्यान होना चाहिए। अगर कोई सेल्फ प्लस फैमिली प्लस पेरेंट्स जिनकी एज 60 साल के नीचे है तो उसे 50,000 तक का ATD में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। फॉर सेल्फ एंड फैमिली प्लस पेरेंट्स, जो 60 के ऊपर है पेरेंट्स, उन्हें 25,000 तो सेल्फ के लिए, 50,000 पेरेंट्स के लिए, टोटल 75,000 का टैक्स बेनिफिट 80D के अंदर ले सकता है। और अगर खुद वो 60 के अबोव है और उसके जो पेरेंट्स है वो भी अगर 60 के अबोव है तो दोनों पे वो 50 प्लस 50 टोटल 1 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट 80D के अंदर ले सकता है। तो ये एज ए MFD हमें ये भी ध्यान होना चाहिए ताकि हम जब हमारे कस्टमर का प्लान करें तो हम इस तरीके से उसे बता सकें। सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लेम्स, जहां पे लोग सबसे ज्यादा, मतलब कोई भी बेचता है ना पॉलिसी तो उसको ये लगता है जब क्लेम आता है कि अब क्या होगा, सेटल होगा नहीं होगा। लेकिन सर बिलीव मी 95% क्लेम आज की तारीख में बहुत आराम से सेटल हो रहे हैं कैशलेस। और सबसे ज्यादा कैशलेस में आप दीजिए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सर क्लेम दो तरीके से होते हैं, रीइंबर्समेंट और कैशलेस। अगर आपकी कंपनी का किसी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है और कस्टमर वहां जाता है तो वहां पे आपका कैशलेस क्लेम सेटल हो जाता है। और रीइंबर्समेंट मतलब अगर आप कोई कस्टमर गया ऐसे डॉक्टर के पास जहां पे क्लेम कंपनी का टाई अप नहीं है तो वहां पहले वो पैसा देता है, देन उसके बाद वो कंपनी से क्लेम करता है कि ये बिल्स वगैरह सारे सबमिट करके कंपनी से क्लेम करता है, देन कंपनी से उसके पास पैसा आता है। तो ये दो तरीके से क्लेम सेटल होता है। एज ए MFD हेल्थ प्लानर हमें कोशिश ये करनी है कि आपका जो कस्टमर है कैशलेस में ही जाए। तो कैशलेस तो सर बहुत इजी होता है, तो हम दूसरे पे जाते हैं कि रीइंबर्समेंट क्लेम हमारा एक बार में सेटल हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना है। तो सर व्हाट इज द क्लेम प्रोसेस फॉर रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट के लिए हमें एक बार में क्या डॉक्यूमेंटेशन करना है कि सारा क्लेम एक ही बार में सेटल हो जाए। तो सबसे पहले सर हमें कस्टमर को जब वो एडमिट हो जाए और अगर नॉन कैशलेस हॉस्पिटल है तो उसे हमें एक फॉर्म देना है, क्लेम फॉर्म, और उसे बोलना है कि उसके दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। बी पार्ट हमें उसे हॉस्पिटल से भरवा के डॉक्टर का साइन करवा के सील लगवा के मंगवाना है। क्योंकि सर अगर सेम सिटी में है वो तब तो कोई दिक्कत नहीं, वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर वो बॉम्बे गया है और वो रहता है अहमदाबाद तो उसे वापस जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो हमें जब उसके कांस्टेंट टच में रहना है, उसे क्लेम फॉर्म देना है ताकि वो ड्यूली भरवा के लेके आवे। सर दूसरी चीज प्री एडमिशन इन्वेस्टिगेशन ट्रीटमेंट पेपर्स। जब आप हॉस्पिटलाइज है उसके पहले के सारे जो भी बिल्स है, इन्वेस्टिगेशन है, वो सारे भी हमें साथ में लगाने हैं। डिस्चार्ज समरी, जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो जो हॉस्पिटल है आपको डिस्चार्ज समरी देता है और वो आपको साथ में लगानी है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम हॉस्पिटल एंड केमिस्ट, आपने वहां से दवाई खरीदी है केमिस्ट से
हॉस्पिटल में आपने पैसा जमा कराया है तो उसकी कैश रिसिप्ट भी साथ में लगानी है। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई तो उसकी रिसिप्ट भी साथ में, कैश रिसिप्ट भी साथ में लगानी है। इन्वेस्टिगेशन तो लगानी है, ये सारे ओरिजिनल लगाने हैं आपको। डॉक्टर से कोई रिसिप्ट है तो डॉक्टर, सर्जन और एनेस्थेसिस्ट की कोई रिसिप्ट है तो वो भी हमें साथ में लगानी है। आपका जो डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी हमें साथ में लगानी है। और केवाईसी डिटेल्स, आपका चेक की कॉपी और आपका आईडी प्रूफ वो साथ में लगाना है। ये सारे आपको ओरिजिनल साथ में लगाने हैं और सब पे आपको ड्यूली साइन करवाने हैं, सील लगवानी है हॉस्पिटल से। इसके अलावा इंडोर केस पेपर होते हैं सर, आईपीडी पेपर्स होते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर आप 10 दिन वहां एडमिट रहे हैं तो वहां पे क्या क्या ट्रीटमेंट चला है रोज, तो उसका एक पूरा फाइल बनती है। वो फाइल का फोटोकॉपी भी आप कस्टमर को बोलिए कि वो लेके आए। हर हॉस्पिटल वो फाइल को देता है, थोड़ा कुछ चार्ज लेता है उसका, लेकिन उसकी फोटोकॉपी आपको देता है। सील और साइन करवा के आप हॉस्पिटल से वो मंगवाइए। डॉक्टर्स के कोई भी प्रिस्क्रिप्शन है, वो मेडिसिन बिल्स है, अगर एक्सीडेंटल पॉलिसी है तो कोई एफआईआर है, एमएलसी है वो। और सर एनेक्शर, अभी क्या होता है सर, क्लेम फॉर्म तो 4 पेज का होता है, बहुत सारे बिल्स हो जाते हैं या बहुत सारी डिटेल, तो आप उसके साथ में एनेक्शर लगा दीजिए और उसमें डिटेल, एक पेज में डिटेल लगा दीजिए, डिटेल लिख दीजिए और वो साथ में लगा दीजिए। अगर ये सारा प्रोसेस आप एक बार में करेंगे तो आप यकीन मानिए आपका क्लेम बहुत जल्दी सेटल हो जाएगा, अनलेस अल्टिल कि वहां पे कोई एक्सक्लूजन नहीं हो या कोई मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट नहीं हो, तो आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी आती है तो जनरली सर क्या देखते हो, एजेंट क्वेरी देख लेता है लेकिन वो कस्टमर को बताता नहीं है। वो कस्टमर का जब फोन आता है 10 दिन 15 दिन बाद कि क्या हुआ क्लेम करता हुआ, आप जाके उसको बताते हैं कि यार ये क्वेरी है। तो सर हमें क्वेरी का रिप्लाई भी फास्ट करना है। क्वेरी का रिप्लाई आप फास्ट करेंगे तो आपका क्लेम, कस्टमर का क्लेम सेटल अच्छे से हो जाएगा। तो सर कोई जादू नहीं है इसमें, सिंपल सा एट द टाइम ऑफ रिम्बर्समेंट आप ये सारी चीज एक साथ लगा के कंपनी में भेज दीजिए, आपका क्लेम सेटल हो जाएगा। सर अब जैसे क्लेम है, क्लेम से डरते हैं तो क्लेम क्यों रिजेक्ट होते हैं, जनरल जो मेरा एक्सपीरियंस है क्लेम रिजेक्ट होने का क्या कारण होते हैं ऐसे कि क्लेम रिजेक्ट होते हैं। सबसे पहला कारण है गोइंग बियॉन्ड द सम इंश्योर्ड। आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख का है, आपका क्लेम 10 लाख का आ गया तो आपको 5 लाख का ही क्लेम मिलेगा। ठीक है सर, तो आप ये कोशिश कीजिए सर। मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे कस्टमर्स को कम से कम कोशिश करता हूँ कि 25 लाख के लिए पिच करूं। तो अगर मैं उसको जितनी बड़ी पॉलिसी दूंगा क्लेम में प्रॉब्लम कम आई, क्योंकि ज्यादा बड़े सम इंश्योर्ड में बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप पिच कीजिए, हम क्या सोचते हैं 3 लाख 5 लाख, मैं सर चालू करता हूँ 1 करोड़ से। उसके बाद कहीं तो वो 25 लाख 10 लाख तक तो आएगा ना। तो अगर मैंने 10 लाख या 25 लाख की पॉलिसी दे दी है ना तो मैं एट द टाइम ऑफ क्लेम मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होगा। दूसरा कारण होता है सर एक्सक्लूजन्स। बहुत सारी चीजें एक्सक्लूजन्स में होती है, तो अगर वो से रिलेटेड अगर 2 साल के एक्सक्लूजन से पहले सपोज कीजिए इसने पॉलिसी ली, 1 साल बाद ही पथरी का एक्सपेंस ऑपरेशन कराता है जो एक्सक्लूजन में है, तो इस कारण से भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं। तो वो हमें पहले अगर हमने ऑन बोर्डिंग पे बता दिया कस्टमर को कि ये चीज है तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सप्रेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स भी सर बहुत सारे क्या होता है ना, एडवाइजर भी होते हैं, कस्टमर भी होते हैं जो 2 साल पहले 3 साल पहले उनको डायग्नोस हो गया बीपी, दवाई ले रहे हैं वो नहीं बताते हैं, या उनका कोई ऑपरेशन हुआ था वो नहीं बताते हैं। ठीक है, तो उस समय तो ठीक है आपने प्रपोजल भर दिया और आपने पॉलिसी कर दी, लेकिन क्या होता है सर इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता पड़ता है, जब आप डॉक्टर के पास जाता है ना कस्टमर, तो वो वहां पे सारी चीज बताते हैं, हाँ साहब मुझे तो 10 साल पहले ये हुआ था, जैसे ही उसने ये बताया वो आ जाएगा कि ये तो आपने हमको बताया ही नहीं। तो हमें हमेशा जो आपका प्रपोजल फॉर्म है, जो हमारी गीता है, उसमें ट्रू फैक्ट्स लिखवाने हैं और आप कोशिश कीजिए कि आप कस्टमर के हाथ से ही भरवाए प्रपोजल फॉर्म। क्योंकि जितना, क्योंकि अगर एक कस्टमर बताया उसने नहीं
कस्टमर सिंपल सा क्लेम का टाइम होता है, यार ये आपने बताया ही नहीं, आप बोलते तो मैं बता देता। तो हमें उससे पूछना है, हर आदमी से, भले ही हमको अच्छा दिख रहा है, उससे पूछना है कि सर कोई फैक्ट्स है क्या। नहीं तो सर आजकल टेली कॉलिंग भी होती है, तो वो वहां पे बता देगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो डॉक्टर को वो झूठ नहीं बोल सकता। एक्सीडिंग द टाइम लिमिट, अगर सर आप रीइंबर्समेंट में है, आपने 3 महीना 2 महीना, आपका जो टाइम पीरियड होता है एक पॉलिसी में क्लेम करने का, अगर उससे ज्यादा टाइम लिमिट पे आप चले जाते हैं तो उस कारण से भी कंपनी चाहे तो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। और सर एक होता है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिलीवेंट डॉक्यूमेंट। सर ये चीज मैं काफी काफी कई बार फेस की है। अभी क्या होता है सर, कस्टमर ने यहाँ इलाज लिया, मैं भीलवाड़ा में हूँ, उसने यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, देन उसने प्राइमरी ट्रीटमेंट ले लिया, फिर उसने थोड़े दिन बाद सोचा कि मैं जाके अहमदाबाद में दिखा देता हूँ या जयपुर दिखा देता हूँ। अब वो यहाँ से वहां चला गया, लेकिन यहाँ से डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं लेके गया। वहां पे उसने डॉक्टर को लिखाया कि साहब मैंने आ, आ, 2 जनवरी को इन डॉक्टर को दिखाया था। अब डॉक्टर ने अपने प्रिस्क्रिप्शन में सारी हिस्ट्री लिखी, उसने कंपनी को भेजी। कंपनी बोलती है कि आपने जब 2 जनवरी को दिखाया था जिस डॉक्टर को, उसका प्रिस्क्रिप्शन लाइए। अब वो प्रिस्क्रिप्शन तो आप यहीं पे छोड़ के चले गए। तो उस केस में क्या होता है सर, कंपनी क्लेम रिजेक्ट नहीं करती, लेकिन वो कहती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप कैशलेस हम रिजेक्ट करते हैं, आप रीइंबर्समेंट में आइएगा। तो सर हमें अपने कस्टमर को बोलना है, अगर आप आउट ऑफ सिटी वो ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, तो सर जो जिस चीज के ट्रीटमेंट के लिए आप जा रहे हैं ना, उस ट्रीटमेंट का अगर प्रीवियस कोई रिकॉर्ड है लोकल का, तो आप उसको साथ में लेके जाइए। तो अगर इतना सा भी अगर उसने कर लिया तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो सर हमारा भी टाइम बचेगा, हमारा भी एफर्ट्स बचेगा, और कस्टमर का भी टाइम और एफर्ट्स बचेगा। ये तो ये कुछ चीजें हैं जिसके कारण क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। सर एज ए एमएफडी या हेल्थ प्लानर हमारे इसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले सर गवर्नमेंट हेल्थ रिफॉर्म्स। सर अभी जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना हो गई, अभी जैसे हम सर मैं राजस्थान में हूँ, तो अभी हमारे यहाँ पे 10 लाख का मुख्यमंत्री चिरंजीवी हेल्थ योजना चल रही है। यानी 10 लाख का इंश्योरेंस हर आदमी 850 रुपए में पूरी फैमिली का यहाँ पे हो रहा है पिछले 2 साल से। अगर मेरा वो है, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता हूँ तो वहां मेरा कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट जो ये हेल्थ रिफॉर्म्स कर रही है, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आने वाला है और आ रहा है। बीइंग इन इन भीलवाड़ा इन राजस्थान में इस चैलेंज को फेस कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि कस्टमर्स का फेयर है कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये रिफॉर्म जो होते जा रहे हैं ये आगे भी और चैलेंजेस हमारे पास लाने वाले हैं। नो प्रॉपर नॉलेज। सर बीइंग ए हेल्थ प्लानर, 95% हेल्थ प्लानर को नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट का, और जनरली एक्सक्लूजन्स का। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सब मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसका पॉलिसी वर्डिंग्स को आप पढ़ें। उस पॉलिसी वर्डिंग्स को पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। सर जब मैंने इंश्योरेंस बेचना चालू किया था तो 5 लाख का इंश्योरेंस 8 से 10 हजार रुपए में आता था, 2+2 का। आज वो कॉस्टिंग हो गई है 21-22 हजार रुपए। तो सर हेल्थ इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो ये भी एक हमारे लिए चैलेंजेस है। बट हमें यहाँ पे उस चैलेंज को कैसे फेस करना है, हमें कस्टमर को बताना है कि सर आप डॉक्टर को दिखाते थे ओपीडी में तो पहले 50 रुपए लगता था, अभी वो 250 लेता है। तो इंश्योरेंस कंपनी भी हमसे ही पैसा लेके हमें ही वापस देती है। तो जहां अगर उसकी कॉस्टिंग बढ़ेगी तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। और आपको 20 हजार के सामने आपने आज 5 लाख के एसेट बना लिए अपने। तो हम इस तरीके से उस चैलेंज को फेस कर सकते हैं। सर एक एक चैलेंज ये आता है कि जो मिलेनियल्स है उनकी कंपनी उनको इंश्योरेंस देती है, तो वो हमें ये जनरली ये आता है कि वो बोलते हैं कि मेरे को तो कंपनी से इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे भी कंपनी प्लस गवर्नमेंट है, यहाँ पे भी हमें उनको प्रॉपर बताना है कि सर आप चेक कीजिए कि आपका जो कंपनी का इंश्योरेंस है वो कितने लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का, क्या क्या कवर है नहीं है।
बेटर है आप उसको रखिए, बट उसके ऊपर आप टॉपअप ले सकते हैं, या इन फ्यूचर अगर आपका चेंज करते हैं या आप इंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो अगर उस समय आपको कोई एग्जिस्टिंग पीडी है वो कवर नहीं हुई तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से हम उनको, और सर अभी तो कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई है कि आप उनको डिडक्टिबल देख के बेस्ट पॉलिसी दे सकते हैं, बहुत कम प्रीमियम में उनका अच्छा प्लान दे सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। एक चैलेंजेस है जो मैंने देखा है, कम्युनिकेटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट। सर इंश्योरेंस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट। अभी मैंने बहुत सारी की टर्म्स आपको बताई है, मैंने इसलिए बताई क्योंकि मैं रेगुलर वर्क करता हूँ, मैंने आपको बताई, हो सकता है वो 5 या 10 ही याद हो। तो अब ये कॉन्सेप्ट हमको समझने में बहुत टाइम लगता है, तो हमें कस्टमर को कैसे समझाएं। बहुत बार हम कस्टमर को समझाते, कस्टमर बोलता हम आपने तो हमें बताया ही नहीं, जबकि हम उसको बता सके। तो सर ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इंश्योरेंस के जो वर्डिंग्स होते हैं, इंश्योरेंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो सर हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसको रेगुलर कम्युनिकेट करते रहें और कॉन्सेप्ट्स को इजी वोकेबलरी में। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कस्टमर क्या बोलता है, यार आप देख लो यार मिलिंद भाई, आपके हिसाब से कर दो, वो समझना ही नहीं चाहता, उसको इतना कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इवन एमएफडी या हेल्थ प्लानर भी अपने एसेंस से समझना ही नहीं चाहते। मैं ऐसे बहुत सारे हेल्थ प्लानर्स को जानता हूं जो हर कॉल में अपने एसएन को, सेल्स मैनेजर को लेके जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर अब व्हाई एमएफडी शुड सेल हेल्थ इंश्योरेंस टू प्रिवेंट एजिंग। सर हम यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सारे एमएफडी है, तो हमें क्यों इसको बेचना चाहिए। सर सबसे पहले तो हम किसी कस्टमर के पास जाते हैं, उसके बाद 2-4 बार जाते हैं, उसके बाद वो हमारा कस्टमर बनता है, उसका एयूएम बनने लगता है, और कोई ऐसी हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, एकदम से वो सारा पैसा निकल जाता है। तो अगर हम कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देंगे, तो आप ये मानिए कि उस हमारा एयूएम कभी ना कभी कम हो जाएगा, निकल जाएगा। रीजन कि अगर वो कस्टमर के फैमिली में 6 जने हैं, तो किसी न किसी का हेल्थ इमरजेंसी आएगा ही। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसी चीज है जो आपके जीवन में कभी ना कभी यूज आने वाली है। तो अगर हम हमारा एयूएम प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हम अगर कस्टमर को एयूएम हेल्थ इंश्योरेंस देंगे तो हमारा एयूएम भी सेफ रहेगा। टू बीट द इन्फ्लेशन। सर हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा धंधा है जिसमें प्रीमियम जो है टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है। तो अगर आपको 15% कमीशन मिल रहा है, तो आज आप जो आपका कस्टमर 35 का एज का है, वो 36 में जाएगा, उसकी प्रीमियम बढ़ेगी, उसकी अगर प्रीमियम बढ़ेगी तो उसका कमीशन भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये भी मतलब लाइक जो हमारा जो ट्रेल होता है, ट्रेल जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा एयूएम बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा कमीशन और ट्रेल बढ़ता है। वैसे ही जैसे जैसे आपका कस्टमर पुराना होता जाएगा, उसका प्रीमियम भी बढ़ता जाएगा और आपका कमीशन भी बढ़ता जाएगा। इंक्रीजिंग अवेयरनेस। सर आफ्टर कोविड और उसके पहले भी हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ रही है। अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई बैंक का आरएम, कोई वेल्थ मैनेजर या कोई अदर एमएफडी उसको बेच के जाएगा ये पॉलिसी, और कस्टमर को भी चाहिए। तो जो अवेयरनेस बढ़ रही है, अगर आप नहीं बेचेंगे तो कोई और बढ़ेगा, और कोई और एमएफडी अगर आपके कस्टमर के पास गया, उसने उसको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, तो कल को उसको एसआईपी भी देगा, एसटीपी भी देगा, एसडब्ल्यू भी देगा। तो हमें ये प्रोडक्ट में जाना है। आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स क्लाइंट्स टू क्रिएट एज वेल एज कंजर्व द वेट। सर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या एमएफडी, हमारा काम केवल क्लाइंट की वेल्थ को बढ़ाना ही नहीं है, क्रिएशन ही नहीं है, वेल्थ कंजर्वेशन भी हमारा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को देके हमें हमें निभानी है, उसकी वेल्थ को भी कंजर्व, रिस्क मैनेजमेंट भी हमें करना है। तो ये एक, इसलिए भी हमें उसको सेल करना पड़ेगा। सर लास्ट 5 मिनट्स हम उसके बाद कर। सर अब हम ये देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा कमीशन कैसे बढ़ता, किस तरीके से बढ़ता है। सर आप
समझिए कि अगर आपका कोई कस्टमर है जिसका एज 30 ईयर्स है और हस्बैंड और वाइफ दोनों है, तो उसका अप्रोक्स प्रीमियम 5 लाख का मैंने 15,000 लिया है। वेरिएबल हो सकता है कंपनी के हिसाब से। तो अगर उसकी एज 30 है तो उसका प्रीमियम आपको 15,000 आया है। जैसे जैसे उसका लाइफ बढ़ेगा, अब उसके अगर बच्चा हुआ तो उसका एक बच्चा और ऐड होगा, उसकी प्रीमियम 18,000 हो गई। फिर सेकंड हुआ तो 21,000 हो गई। फिर एज उसकी अगर 36 से अबव होगी तो वापस उसकी प्रीमियम बढ़ेगा। फिर उसका एज 41 या 39 के हुआ तो उसका प्रीमियम और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे सर आप देखिए, जैसे जैसे उसका एज बढ़ता जाता है उसका प्रीमियम बढ़ता जाता है। तो अगर आपने कस्टमर को सर्विसिंग सही दिया और अगर वो 30 से लेके 51 तक आपके पास रहा तो आपका कमीशन भी बढ़ेगा प्रीमियम के साथ। दूसरा सर, इसमें अगर आपका कस्टमर के पास आप पॉलिसी है, उसका बच्चा अगर 25 साल का हो गया है या उसकी शादी हो गई है तो उसकी पॉलिसी अलग होगी। उसकी पॉलिसी जैसे ही अलग हुई, आपके पास 2 पॉलिसी हो गई, आपका प्रीमियम और बढ़ गया। तो इट्स ए फैंटास्टिक बिजनेस। सनराइज सेक्टर है ये, उभरता हुआ सेक्टर है, हमें इसमें काम करना है। और सर हम कैसे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग इस बिजनेस से कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाया है। सपोज आज अभी हम जून 2022 में हैं, अगर हम आज बिजनेस चालू करते हैं, 1 लाख रुपए का फ्रेश बिजनेस करते हैं पर मंथ। जून 2022 में 1 लाख का फ्रेश बिजनेस करते हैं, रिन्यूअल हमारा कुछ नहीं है, टोटल प्रीमियम आपका 1 लाख रुपए आया है, तो उसमें आपको कमीशन आएगा 15,000 रुपए। फिर आपने जून 2023 में वापस फ्रेश 1 लाख का बिजनेस किया, रिन्यूअल 1 लाख का है। इसके बीच में जून 2022 से लेकर 23 तक आपने हर महीने 1-1 लाख का किया है, तो आपका इस जून में 1 लाख का रिन्यूअल आया है, टोटल प्रीमियम 2 लाख हो गया, 1 लाख फ्रेश 1 लाख रिन्यूअल, तो आपका कमीशन होता है 30,000 रुपया। ऐसा अगर आप देखेंगे, हम अगर 7 साल में अगर इस तरीके से काम करते हैं तो जून 2028 में आपने 1 लाख का फ्रेश बिजनेस किया है और 6 लाख का रिन्यूअल है, टोटल 7 लाख का प्रीमियम आया, तो 1,05,000 रुपया आपका मंथली कमीशन हो जाता है। तो सर अगर आपने 7 साल भी अगर मेहनत करके काम कर लिया है तो आपका साल का कमीशन 7 साल के बाद 12 लाख रुपया हो जाएगा। आप सिंपल से 7 साल अच्छा काम करके एक अच्छा सा रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए कर सकते हैं। फिर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही अगर संभालेंगे तो आपका 1 लाख रुपया साल का कमीशन आने लग जाएगा, और उसके बाद तो आपके कस्टमर इतने बन जाएंगे कि आपको रेफरल से ही बिजनेस आने लग जाएगा। अभी सर मेरे को 8-10 साल हो गए तो मेरे को रेफरल से ही बिजनेस आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपना खुद का प्लानिंग भी कर सकते हैं। सर द बॉटम लाइन इज कि सर you may have heard that health is wealth, but given the unpredictability of life beyond good habits and lifestyle, you also need some wealth or money to ensure good health. And health insurance can make it a lot easier to access that money when you need it the most. अभी सर हम कस्टमर के पास बहुत पैसा है, लेकिन आप समझो रात को वो एडमिट हुआ, तो अगर हम म्यूचुअल फंड से भी रिडम्पशन निकालेगा ना सर, तो 3 दिन में उसको पैसा आएगा। तो सर हेल्थ इंश्योरेंस उस समय काम आएगा आपको जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। तो आप कस्टमर को ये समझाइए, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेंगे इस प्रोडक्ट की, जो भी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट आप एक्सक्लूजन पे जाइए, एक्सक्लूजन आपको ध्यान होने चाहिए, तो आपके क्लेम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतने पैशन से मुझे सुना। अभी आपका कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो मैं ओपन हूँ उसके लिए। सबसे पहले तो हितेश, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इन डेप्थ जिस हिसाब से सारी चीजें कवर की है, बहुत मजा आ गया जी दोस्तों। आप सभी को मैं और एक बात बताऊं, हितेश ये सेशन तैयार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तो मतलब अगेन जो ये प्लेटफॉर्म का फायदा मुझे दिखाना आज हितेश ने जितनी कॉन्फिडेंस से पूरा सेशन लिया है, सही में बहुत मजा आ गया दोस्तों। थैंक यू वेरी मच हितेश। थैंक यू मिलन भाई। Please take questions. Let's take few questions only. आज एक काम करते हैं, थोड़े क्वेश्चन लेंगे,
एक या दो क्वेश्चन लो अंकुर आज, बाकी सेशंस के लिए ऐसा रहेगा तो अगले रविवार को इसको क्वेश्चन आंसर्स को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है। ओके हितेश जी, मेरा एक हितेश जी, question am I है। audible? गिरीश कुलकर्णी from Bhusawal. यस सर। एक मिनट मुझे एवरीवन पूछना था कि- everyone 1 minute, I am muting each and everyone. Please raise your hands and we will take your questions one by one. Yeah, already raised hand, sir. Yeah, just a moment. Ankur, take the questions one by one. Yeah, Hitesh ji, first of all, I want to ask one question. As you mentioned, you are from Bhilwara, so I suppose that this comes under the third category, right? I mean, first Okay. metro. Yes. then this. अगर आप बोल रहे हो कि 25 लाख के ऊपर का ये प्लांट कवर लेता है, एंड इन केस ऑफ एनी दिस थिंग कम्स, तो जो 25 लाख का अगर इंश्योरेंस उसको लगेगा, तो डू यू थिंक दैट उसको टायर 1 सिटी में आना पड़ेगा, कैसे मतलब? तो अगर बिल्कुल सर। टायर 1 सिटी में आना पड़ेगा तो उसको कुछ अलग से प्रोविजन करनी पड़ेगी क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अभी क्या आप देखिए कि 25 लाख रुपया कहाँ खर्च होगा जहाँ पे क्रिटिकल इलनेस होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल इलनेस के लिए अगर जिसके पास हेल्थ पॉलिसी है ना, तो वो हायर सेंटर में ही जाएगा। मेरा एक कस्टमर था जिसके पास 1 करोड़ की पॉलिसी, उसको डेंगू हुआ। उसने कहा यार अपने पास 1 करोड़ की पॉलिसी है ना, वो सीधा दिल्ली मेदांता में चला गया डेंगू के लिए। वहां पे उसके 70,000 एक्सपेंसेस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर पॉलिसी भीलवाड़ा में ली, इलाज अगर आप बॉम्बे में करवाते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ रह रहे हैं। प्रीमियम उसके हिसाब से आएगा, कैसे आएगा मतलब? प्रीमियम जो आपका एड्रेस है ना, जो पिन कोड है, उसके हिसाब से प्रीमियम आएगा। अगर आप यू आर रेजिडेंट ऑफ बॉम्बे तो उसके हिसाब से प्रीमियम आएगा। फर्स्ट राकेश जी, जस्ट क्विकली हम लोग क्वेश्चन लेंगे 5-6 एंड देन हेलो। आगे अभी कोई प्लीज। यस सर, राकेश सर। आई एम ऑडिबल? यस यस। हितेश जी, आपने एक एक्सप्लोजन बताया था कॉस्मेटिक सर्जरी परमानेंट एक्सप्लोजन में। कॉस्मेटिक, यस यस, पर अगर ड्यू टू एक्सीडेंट कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो? सर, ड्यू टू एक्सीडेंट कॉस्मेटिक सर्जरी अगर है तो वो एक्सक्लूजन में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी नाक थोड़ी सही करनी है मुझे, या बाल ट्रांसप्लांट कराना है, तो वो एक्सक्लूजन में है, क्योंकि वो बीमारी नहीं है। दिस इज ए फैशन सर्जरी। हाँ, बीमारी कवर होती है। अब आप चाहते हैं कि मेरे को सुंदर दिखना है तो वो कवर नहीं होगा, वो बीमारी नहीं है। जो अभी अंकुर जी ने क्वेश्चन पूछा है जी, पर मेरे हिसाब से अगर भीलवाड़ा जोन सी में आता है और पेशेंट जोन 1 में जाता है तो उसको को पेमेंट देनी पड़ेगी। नहीं सर, वो एक्चुअली सर कुछ सरकारी कंपनी जो है, लाइक नेशनल है या 1-2 है, उनमें ये है। बाकी अगर आप प्राइवेट कंपनीज में आप जाएंगे तो वहां पे नहीं है। कुछ एक प्रोडक्ट इवन बजाज वाले में भी है और मैं क्या केयर में भी है। सर, केयर में, केयर क्लासिक प्लान में है, कुछ प्लान्स में है, लेकिन 95% प्लान्स में ऐसा नहीं है। ओके, थैंक यू। जी जी। विकास जी, तेज भाई, बहुत ही डिटेल और क्रिस्प पीपीटी था। फाइनली आपने आपका टाइम जो दिया आपने, बहुत ही वैल्यू एडिशन है और यू नेल इट। आप बोल रहे थे कि करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, बट आप ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम प्रेजेंट कर रहे हैं। अरे थैंक यू विकास, ये सब आप लोगों की संगत का असर है। बहुत बहुत डिटेल किया। अच्छा, मुझे एक खाली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना था, 1 मिनट में करूंगा। जी। जब कोई क्लाइंट का पॉलिसी क्लेम में जाता है, तभी कुछ स्क्रूटिनी आता है ना, तो उसको टाइम लगता है जी। तो कभी भी जब भी कोई भी क्लेम हम रजिस्टर करते हैं तो क्लाइंट को बोल के रखना कि स्क्रूटनी में कभी भी वो क्लेम गया तो आपको 1 मंथ लगेगा। ये तो क्लाइंट क्या करता है, नॉर्मली 15 डेज में पैसा आ जाता है जी। तो 15 डेज के बाद फॉलोअप करना चालू करता है क्लाइंट, और फिर अपना टाइम वेस्ट होता है उसके लिए। तो सब अपने मेंबर, अपने कलीग लोग को ये याद रखना चाहिए कि क्लाइंट को बोलना है कि अगर स्क्रूटनी में गया तो उसको टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट आपको रिलीफ मिलेगा उतना। सर, उसमें क्या होता है ना सर, अगर आप एज ए हेल्थ प्लानर, आपको अगर सब चीज पता है, मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे किसी कस्टमर का क्लेम आया, मेरे को मेल आता है कंपनी से, मैं पहले दिन से उसके हर रोज टच में रहता हूँ, ठीक है।
अब उसको बोलता हूँ जैसे डिस्चार्ज होने, मुझे पता पड़ जाता है इस दिन डिस्चार्ज होने वाला है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि ये चीज तेरे को लेके आनी है। अगर वो सारी चीज वो लेके आ गया है तो स्क्रूटनी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, क्लेम आता है ना, कस्टमर के टच में नहीं रहते हैं। मैं क्या करता हूँ कि उससे दिन में 2 बार रोज बात करता हूँ, जो उसका अटेंडेंट है या उससे, और उसको बोलता रहता हूँ तेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो अनलेस अनटिल अगर कोई क्वेरी आ गई तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि मैंने ये चीज बोली थी, आप नहीं लेके आए। तो वहां पे हम अपर हैंड में आ जाते हैं, वो लोअर हैंड में आ जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम कस्टमर के हमेशा टच में रहे जब वो एडमिट है, और उसको बोलते रहे कि ये चीज लेके आनी है। नहीं, मेरा एक अभी एक्सपीरियंस हुआ लास्ट वीक, जी जो एक क्लाइंट का क्लेम लास्ट ईयर भी हुआ था स्टोन के लिए। जी अभी वो क्लाइंट ने पूरे सब डॉक्यूमेंट्स मैंने ही स्कैन करके सबमिट किए थे, कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स थे, बट वो रैंडमली वो स्क्रूटनी में आ गया। सर मैं आ सकता है, क्योंकि आज हम इतना करने के बाद हमारे भी आते हैं कभी ना कभी स्क्रूटनी में, कारण ये कुछ ना कुछ चीज उसमें छूट जाती है, या फिर ऐसा चीज आ जाती है कि जो हमें भी कभी पता नहीं होती। आज भी मैं सर कहता हूँ कि बहुत सारी चीज क्लेम आती है ना, तब मुझे भी पता पड़ती है नई 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 चीजें। जो मैंने आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट का बताया, वो तो मेरे फादर का ही है। तो उसके पहले मॉडर्न ट्रीटमेंट ही मुझे नहीं पता था, थैंक यू तो हितेश भाई। वो मुझे पता पड़ा। जी थैंक यू। गिरीश जी, गिरीश जी। Yeah. हितेश जी, थैंक यू फॉर अ वेरी नाइस सेशन। थैंक यू सर। हितेश जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि टर्म प्लान के साथ एक क्रिटिकल राइडर आता है, क्रिटिकल इलनेस राइडर टर्म प्लान के जी। साथ ही, तो वो देना सही रहेगा या नहीं? मतलब वो देते हैं हम लोग यूजुअली, तो वो सर कितना देखिए, सही होता है पहले या क्या उसमें था कि मैं क्रिटिकल इलनेस का कोई अलग से प्लान जनरली मिलता नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश ये करनी, पहले मेरा ऐसा था कि मैं कोशिश यही करता था, जिसको टर्म प्लान देता था कि आप 10-20 लाख का क्रिटिकल इलनेस ले लीजिए, ठीक है। अभी कुछ कंपनीज ने, जैसे स्टार ने अभी एक क्रिटिकल इलनेस का निकाला है पॉलिसी फॉर, तो अभी क्या होता है कि वो मेरे को अच्छा लगा, आप स्टडी कीजिएगा। तो बेटर ये कि क्रिटिकल इलनेस हमको सबको देना चाहिए। कारण क्या है सर कि आप क्रिटिकल जब इलनेस होती है ना सर, तो आप आउट हायर सेंटर में जाते हैं, और हायर सेंटर में जरूरी नहीं कि आपका कोई रिलेटिव हो, वहां पे आपको कहीं ना कहीं रहना पड़ेगा, कोई होटल में, कोई धर्मशाला में, कहीं पे भी। वहां पे आपको खाना भी खाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, तो वहां पे इतना खर्चा आता है ना सर। तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन। और एक चीज क्या होती है ना हितेश, की जो टर्म प्लान के साथ में हम क्रिटिकल राइडर लेते हैं ना, उसमें एक सबसे बड़ा लूप होल क्या है ना, कि उसमें लिमिटेशंस होते हैं कि आप ये 30 या ये 40 बीमारी, या तो ये 15 बीमारी, या तो ये 50 बीमारी ही कवर करेंगे। अगर उसके अलावा बीमारी हो गई ना, तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है कि हेल्थ इंश्योरेंस वाले क्रिटिकल में जाइए, टर्म प्लान वाले क्रिटिकल में प्लीज मत। मेरा भी सेम यही कहना है कि आप टर्म प्लान वाले क्रिटिकल में अब नहीं जाइए, अगर हमारे पास अलग से कोई पॉलिसी अब अवेलेबल हो गई है इंडस्ट्री में। कारण क्या, अगर टर्म प्लान बंद भी हो गया ना, आपका क्रिटिकल भी बंद हो जाएगा। आप पॉलिसी को जितना सेपरेट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ओके ओके। और सर कैंसर जिसको डिटेक्ट हुआ है और उसका ट्रीटमेंट हो चुका है फर्स्ट स्टेज का, तो उसको हम लोग पॉलिसी दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते हैं सर, ऐसी पॉलिसी अवेलेबल है। थैंक यू सर। जी जी। Please come to the point and ask the question on this. We know that this is a wonderful and awesome presentation. So just I request you to come to the point on it. Yeah, Vijay ji. Yes, yes, Vijay ji. आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। बहुत अच्छा सेशन लगा, मतलब बहुत कम समय में बहुत सारे जानकारी मिली। हेलो, मेरा जी आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हेलो, अब आ रहा है? नहीं आ रहा है विजय जी। तो सर नंबर शेयर कर दीजिए ना सर, नहीं तो सर का नंबर शेयर कर दीजिए हितेश जी का। यस जी जगदीश जी। ओके सर। जगदीश जी। Hello, Hitesh. Brilliant presentation. Thank you. थैंक यू जगदीश भाई। My question: you have so many exclusion, 2 year, 4 year, 1 year. ये सब हम कैसे याद करेंगे? Memorize कैसे करना है? और how to increase the knowledge? Every day we have to view YouTube, or how we go about it? सर देखिए, नॉलेज ना, आप जब आप
प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे ना, हेल्थ इंश्योरेंस बेचने में फोकस करेंगे ना, तो अपने आप सब हो जाएगा। अभी हमारा फोकस ही केवल म्यूचुअल फंड बेचने में है, Absolutely. है ना, तो ये हो Yeah. जाएगा। अभी जैसे 1 ईयर 2 ईयर का एक्सक्लूजन है ना सर, ये जनरली आप सिंपल सा ये ध्यान रखिए, ईएनटी Okay. 2 साल कवर नहीं होगा। अब जो ऐसी बीमारी जो एज से रिलेटेड है, जिसमें Okay. आप वेट हो सकता है। अभी आपको आज पथरी डिटेक्ट हुआ, ऐसा नहीं है कि आप कल ही जाके और ऑपरेशन करा लोगे, या आपका घुटने में दर्द चालू हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आज रात को दर्द चालू हुआ और कल जाके आप ऑपरेशन करा लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो मतलब ऐसी जो चीजें होती ना, कारण इनको 2 साल का एक्सक्लूजन रखने का कारण क्या है सर, कि आपके दर्द हुआ, आपको लग रहा है कि मेरे को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा घुटने का 2 महीने बाद, तो आप तो जाके पॉलिसी ले लोगे और 2 महीने बाद कंपनी से क्लेम ले लोगे, है ना। तो ये इस तरह की 10-15 चीजें हैं जिसमें इंस्टेंट ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो चीजें सब 2 साल के एक्सक्लूजन में है। और जो कोई अगर पुरानी बीमारी है तो वो हमेशा 4 साल के, अभी बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है जिनमें 3 साल, 2 साल और 1 साल भी है, डिपेंड्स ऑन आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उस पे एक्सक्लूजन आते हैं। और परमानेंट आप समझिए सर, एक सिंपल सी चीज है, जो चीज बीमारी नहीं है ना वो कवर नहीं होती है। अगर आपको मेरे को अगर हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो मेडिक्लेम में कवर नहीं होगा, क्योंकि वो कॉस्मेटिक है। Thank you very much. I will connect you directly. I have some more questions. I'll connect you Yes, directly. sir. Thank you. Anytime. कमल जी, या हितेश जी कैसे हो सर? बस बढ़िया कमल भाई। अरे सर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन था, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सर। मुझे इतना पता नहीं था आपको इतना नॉलेज है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज आपको गोवा में डिस्टर्ब कर लेता। कोई बात नहीं सर, आप कभी भी कर सकते हो। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि हम ये अभी डिस्ट्रीब्यूटर कोड में भी, एजेंट के कोड में, डायरेक्ट कंपनी के कोड में भी होता है, और सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर कोड मींस एजेंसी कोड में भी होता है। एजेंसी कोड इन से बहुत सारी कंपनी एक ही साथ कोड दे सकते हैं, एचडीएफसी का या निवा बुपा का XYZ। वो आप ब्रोकर कोड में बोल रहे हो कि ब्रोकर से ले लिया आपने? हाँ, ब्रोकर ले लिया जी। हाँ, तो विच इज द बेटर? सर आप खुद के उसमें कीजिए ना, उसके अलावा आप एक जैसे अभी मेरे पास सर 5 कंपनी है, ठीक है ना, मेरे है ना, तो वो सब मेरे इंडिविजुअल कोड्स में है। आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जनरली सर क्या, आप जो बेचते हैं ना वो बिकता है। आप आराम से 1 या 2 कंपनी रखिए अपने पास, उससे काम हो जाता है, क्योंकि मैक्सिमम 80% पॉलिसीज आर सेम, केवल उनमें डिफरेंस 20% का है। कहीं पे ऑटो रजिस्ट्रेशन सेम बीमारी पे है, कहीं पे ऑटो रजिस्ट्रेशन सेम बीमारी पे नहीं है, ठीक है ना। तो बोलिए सर। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो ऑन एन एवरेज टॉप 2 और 3 कंपनी का एजेंसी लेके कर सकते हैं। हाँ सर, देखिए सर मेरी बात सुनिए, अगर आपका किसी कंपनी में बिजनेस होगा ना, तो क्लेम के टाइम वो आपको सुनेगी भी सही। अच्छा, अब आप उसको बिजनेस ही नहीं है, क्लेम में आप किसी उसके पास जाओगे तो कहेगा यार 2 लाख का तो बिजनेस है, इसका क्या सुने। सिंपल सी चीज है, जहाँ पे बिजनेस होता है वहां पे सुनवाई होती है। राइट सर, राइट, परफेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच सर। योगेश जी। गुड इवनिंग सर, हितेश सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं स्टार हेल्थ का कर रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरे क्लाइंट का है कि जैसे मैंने क्लेम किया, ऊपर से ये रिजेक्शन आ गया कि सस्पेक्टेड करके, उसमें जो केस सीट था, तो डॉक्टर का जैसे मैं जौनपुर से हूँ, तो जौनपुर में डॉक्टर का केस सीट बनाने का स्टाइल ऐसा है कि वो पहले राउंड अप पे रहते हैं, जनरली कागज पे लिख के देते हैं, फिर बाद में उनका जो कंपाउंडर वगैरह होता है वो उसको सिंगल पेन से वो बना देता है पूरा केस सीट। तो कंपनी ने जो है ये सस्पेक्टेड करके क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट और है, उसका मैं करीब वो 9th ईयर ओल्ड पॉलिसी है, उसका भी ये कह के क्लेम रिजेक्ट कर दिया कि सस्पेक्टेड है। तो इस कंडीशन में क्या किया जा सकता है? सस्पेक्टेड किस कारण से? सस्पेक्टेड उनका कहना है कि जैसे जो केस सीट था, तो पेशेंट जैसे 1 वीक एडमिट था, तो 3 डे जो जनरल कंडीशन होता वो पुअर और था, और उसके बाद आगे 4 दिन नॉर्मल लिखा हुआ था। एक एक्सक्लूजन उन्होंने इस वजह से कहा। दूसरा रीजन दिया कि एक पेन से जो है पूरी केस सीट बनाई गई है 1 हैंड में। तो इसके अगेंस्ट जो है कस्टमर ने जो है हॉस्पिटल से लेटर हेड पे लिखवा के दिया था कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, इस वजह से जो है
एक इस हिसाब से हम केस शीट स्टडी करते हैं, बनाते हैं, उसके बाद भी कंपनी ने जो है क्लेम रिजेक्ट कर दिया। सर तो उसमें आगे आप कहीं गए, ग्रीवेंस में गए? अभी क्या है कि अभी ये न्यू केस है, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तो जैसे वो एक काम कीजिएगा, आप 1-to-1 मुझसे कनेक्ट कीजिएगा, अपन इसको डिस्कस करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करना। ओके सर, थैंक यू। तो सर आपका नंबर मैं डाल देता हूँ, चैट बॉक्स में डाल दो या तो फिर मैं शेयर करता हूँ। हितेश भाई, हितेश शाह। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ हितेश भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank अच्छा you, sir. प्रेजेंटेशन था। मैं थोड़ा 2-4 पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? ऑलवेज सर। हाँ थैंक यू थैंक यू। नहीं क्या है, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। अभी जैसे योगेश जी ने बोला, तो जितने भी अपने एजेंट है, जो पुराने एजेंट है, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको मालूम है कि एक बात क्लियर समझ लो कि हमारे यहाँ मेडिक्लेम पॉलिसी है, ये नहीं है। हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना कंपलसरी है, इसीलिए डे केयर को भी ऐड किया है। तो कभी भी क्लाइंट के पास आप जाते हो ना, तो उनको बोलो, क्लाइंट क्या समझता है कि एजेंट का जिम्मेदारी है क्लेम के टाइम पे, तो उनको बात बात में समझा दो कि जो डिसीज होगा ना, वो डिसीज के रिलेटेड डॉक्टर के पास क्लेम जाएगा और वो सब कुछ डिसाइड करेगा। तो आप जितना पेपर अच्छे से बनाओगे, जितना मुझे आपका हिस्ट्री बताओगे, आपको ही फायदा है, मुझे फायदा नहीं है। तो मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा तो ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 24 आवर्स कंपलसरी हॉस्पिटलाइजेशन और डे केयर इसीलिए ऐड किया है जी। और जो योगेश जी ने बोला ना, उसमें हम फाइट कर सकते हैं, वो तो आप अच्छे से बता सकते हो कि वो 1-to-1 ही होगा, क्योंकि आपको पूरा समझना पड़ेगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और सर दूसरा इसमें क्या है सर कि देखिए, कस्टमर के ऊपर ही सब डिपेंड करता है। कस्टमर हमको बताएगा कि मैंने छुपाया है और ये चीज है, तो हम उसको, उसका भी तरीका हो सकते हैं, हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर हमसे कितना खुल के बताएगा। अगर हमसे भी झूठ बोलेगा, अगर डॉक्टर से भी झूठ बोलेगा वो, तो इलाज सही कैसे होगा? नहीं जो उसमें हो जाएगा। मैं और दूसरा ये है कि एक LIC में भी एक प्लान है, जैसे आपने बोला ना कि एक्सेस होता है, अगर आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं या कहीं कोई जो उसका अटेंडेंट होता है, तो उसके लिए LIC में भी एक पॉलिसी है, कैंसर कवर भी लगाते हैं। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे टीम को, कि वो प्लान के ऊपर भी पूरा सेशन लिया जाए, तो बहुत अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सस्ती पॉलिसी भी है वो कैंसर। हाँ नहीं, LIC में एक हेल्थ इंश्योरेंस है जिसमें डे केयर का पैसा मिलता है, एवरी डे का पैसा मिलता है, और पूरा 140 डिसीज का पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है अदर देन मेडिक्लेम जी। तो उसके ऊपर भी एक हाँ, तो वो प्लान बहुत ही अच्छा है, तो उसके ऊपर भी एक सेशन होना चाहिए। डेफिनेटली सर, प्लान करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुषार जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हितेश जी, वंडरफुल सेशन, इट्स आई मीन इट्स वेरी गुड वेरी गुड। हितेश जी, बस मेरा एक सवाल था सर, ये था कि जैसे मैं खुद भी एक एम्प्लॉय हूँ, अभी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक मेडिक्लेम पॉलिसी है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि किसी कॉर्पोरेट का जिसका ऑलरेडी मेडिक्लेम है, क्या उसको हम टॉप अप दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। और ये जो टॉप अप रहेगा किस पॉलिसी के साथ लिंक रहेगा सर? आई मीन ओवर एंड अबव दिस टॉप अप विल वर्क नो? लाइक सर, जैसे अभी क्या है, अभी आपका मान लीजिए कॉर्पोरेट में 5 लाख का इंश्योरेंस है जी, ठीक है ना, तो आप टॉप अप प्लान ले लीजिए। टॉप अप प्लान में आप क्या कर सकते हैं कि 25 लाख का आपने टॉप अप लिया, उसमें 5 लाख का डिडक्टेबल डाल दीजिए। यानी 5 लाख रुपया तो आप उस प्लान से ले लीजिएगा, और उसके ऊपर खर्चा आता है तो आप टॉप अप प्लान से ले सकते हैं। सुपर टॉप अप नहीं लेना हमको, सुपर टॉप अप लेना। सुपर टॉप अप। और ये हम किसी दूसरे, आई मीन अगर वो कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है और वहां की पॉलिसी है, उसके ऊपर भी सुपर टॉप अप लिया जा सकता है? सुपर टॉप अप लिया जा सकता है सर। मैं तो इवन कस्टमर है जो अगर 5 लाख रुपया बियर कर सकता है, तो उसको मतलब, अगर कोशिश तो ये रहती है कि बेस्ट प्लान बेचे, तो कोई ऐसा यार नहीं हो रहा है, तो उसको हम ये बोलते हैं कि आप 3 लाख का 5 लाख का डिडक्टेबल ले लीजिए, 25 लाख का टॉप अप ले लो। तो 5 लाख का खर्चा है तो आप दे देना, उसके ऊपर आएगा बड़ा खर्चा आएगा तो टॉप अप दे देना, 5,000 रुपये में उसका टॉप अप हो जाता है 25 लाख का। इवन वो कुछ तो लेगा ना हमसे, उसके बाद फिर जब हमसे मिलते रहेंगे तो बेस प्लान भी दे देंगे फिर। यस, मतलब इसमें ये फायदा हो गया सर कि उस सामने वाले बंदे को सिर्फ 5,000 की प्रीमियम लगी, 20 लाख का या 25 लाख का लिया। हाँ, अगर वो कैपेबल है कि 2-4-5 लाख रुपए से, अगर वो कैपेबल है कि 5 लाख से उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको ओनली टॉप अप भी दे सकते हैं। ओके ओके,
गुड सर, गुड। तो Thank you, sir. Thank you. फ्रेंड्स आपके बाकी के जो लोग हैं आपके क्वेश्चन लिख के भेजिए या हितेश जी से डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए। दिस इज ब्रिलियंट सेशन हितेश जी, और वन ऑफ द फाइनेंस मतलब प्रॉपर फ्लुएंट सेशन हो गया। और दोस्तों एक चीज ध्यान दिया रहेगा तो ही हैज यूज्ड प्रेजेंटेशन वेरी वेल। उनके जो कलर कॉम्बिनेशन, जो उनके लोगों पे जो कलर कॉम्बिनेशन है उसका ही उन्होंने प्रॉपर यूज किया था। सो उस प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे भी आप इस पे ध्यान दीजिए, आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, कैसे आपकी पीपीटी बना रहे हो। दिस इज वंडरफुल। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज ये, जैसे कि अभी हितेश भाई ने बताया कि हितेश भाई तैयार नहीं हो रहे थे प्रेजेंटेशन के लिए, बट ही हैज गिवन। सो ऐसा कुछ, और विकास भाई ने भी बोला कि ऐसा किधर भी नहीं लगा कि ही इज डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Also, he is very good speaker and he is doing lot of IIPs. So, friends, मैं आप सभी को मैं न्योता देता हूँ एंड बस आइए, आपका प्रेजेंटेशन दीजिए, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स इम्प्रूव कीजिए, so that you can give IIPs, because IIP is one of the important things to grow on a bigger scale. तो ये आपकी स्किल यहाँ पे इम्प्रूव कीजिए and become a leader or अंकुर भाई, एक चीज मैं प्रेजेंटेशन में नहीं बोल पाया तो मैं बोलना चाहूंगा कि हम सारे फ्रेंड्स को, कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी होते हैं जो कंपनीज जो है ना